ली ये के सामने 2 एस रैंक पालतू जानवर खड़े थे, क्रिम्सन फ्लेम गोल्डन टाइगर और एज्योर वाटर डिवाइन टर्टल। चाहे वह इनमें से किसी को भी चुनता, वह एक शीर्ष स्तर का ताकतवर बन जाता। फिर भी उसने उनके बगल में खड़े सबसे निम्न श्रेणी के ई स्तर के पालतू जानवर ब्लड क्रेविंग डेमन मिस को चुना। उसके सभी सहपाठी मान बैठे कि ब्रेकअप के कारण वह टूट चुका है और अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। प्रधानाचार्य हैरान होने से गुस्से में आ गया। एक प्रतिभा यूं ही बर्बाद हो गई क्योंकि कुछ ही क्षण पहले लीये ने टैलेंट अप्रेजल सिस्टम को जागृत कर लिया था। इसने उसे पालतू जानवर की विकास यात्रा और उसकी प्रतिभा की अधिकतम सीमा देखने की क्षमता दी थी। हालांकि क्रिम्सन फ्लेम गोल्डन टाइगर और एज्योर वाटर डिवाइन टर्टल इस रैंक के पालतू जानवर थे, वे अधिकतम केवल सेक्रेड रैंक तक ही विकसित हो सकते थे। ब्लड क्रेविंग डेमन मिज केवल ई रैंक का था, लेकिन उसमें रक्त अवशोषण के माध्यम से विकसित होने की क्षमता थी। यह जिस भी जीव का रक्त पीता, उसकी प्रतिभाएं भी प्राप्त कर सकता था और उसका एक हिस्सा अपने टेमर को लौटा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी विकास सीमा असीमित थी, जो सबसे उच्च दिव्य रैंक से भी आगे थी। एक एस रैंक टेमर पूरे क्षेत्र की रक्षा कर सकता था और शीर्ष स्तर की शक्ति बन सकता था। एक सेक्रेड रैंक टेमर राष्ट्रीय स्तंभ होता था, जो सभी से ऊपर उठ जाता था। जहां तक दिव्य रैंक टेमरों की बात है, वे केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थे। कई वर्षों से कोई भी प्रकट नहीं हुआ था। हालांकि जितना ऊंचा टेम्ड बीस्ट का रैंक होता, वह उतने ही अधिक साधना संसाधनों का उपभोग करता था। अगर कोई उच्चतर गुट के आदेश का पालन नहीं करता, तो आपूर्ति तुरंत काट दी जाती थी। आखिरकार कोई अधिकतम एस रैंक या सेक्रेड रैंक तक ही पहुंच सकता था, लेकिन ब्लड क्रेविंग डेमन मिस को चुनना अलग था। हालांकि यह शुरुआत में कमजोर होगा, लेकिन यह टेम्ड बीस्ट बहुत तेजी से विकसित होता है और इसे बढ़ने के लिए ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसे किसी भी गुट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी और यह अन्य गुटों का ध्यान भी आकर्षित नहीं करता था। इसका विकास प्रक्रिया कहीं अधिक सुरक्षित थी। ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ब्लड क्रेविंग डेमन मिस के साथ अनुबंध करने का निर्णय लिया। वह शक्ति की एक ऐसी राह पर चलने वाला था जो पूरी तरह से उसकी अपनी थी। अनुबंध पूरा हो गया था। प्रकाश पूरी तरह से फीका पड़ गया। उसके बगल में लगी बड़ी स्क्रीन पर ली कि अनुबंधित टेम्ड बीस्ट ब्लड क्रेविंग डेमन मिस लेवल ई टेम्ड बीस्ट की जानकारी दिखाई गई। पूरा चौक पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग अविश्वास के साथ ली को घूर रहे थे। वहीं 2 एस रैंक के टेम्ड बीस्ट थे और उसने दोनों को छोड़कर एक ई रैंक चुना। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है? प्रधानाचार्य अब अपना गुस्सा और नहीं रोक सका। वह गुस्से में ली के पास जाकर गरजा, सामने 2 एस रैंक बीस्ट थे, फिर भी तुमने ई रैंक चुना? दिमाग खराब है क्या? ली ने कंधे उचकाकर कहा, मैंने वही चुना जो मेरे लिए सही है। बाकियों के लिए बहुत संसाधन चाहिए और मेरा परिवार गरीब है। वह फिर बोला, पर वो एस रैंक है। स्कूल तुम्हें स्कॉलरशिप देता, राज्य सब्सिडी देता और बड़े कबीले तुम्हारी मदद करते। क्या तुम्हें वाकई संसाधनों की कमी होती? प्रधानाचार्य गुस्से में खुद को थकाकर ढीले पड़ गए। एक दुर्लभ प्रतिभा, स्कूल के उठने का मौका बस यूं ही चला गया। उस पल प्रधानाचार्य के मन में ली के लिए कोई सद्भावना नहीं बची थी। उसने कहा, चाहे तुम्हारे अंक कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सबसे निम्न स्तर के टेम्ड बीस्ट से अनुबंध करने का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई साधना मूल्य नहीं है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब कहने को कुछ नहीं बचा। तुमने दूसरों से ऊपर उठने का अपना मौका गंवा दिया है। बाद में मुझसे आकर मत रोना। अब से इस स्कूल की एक भी छात्रवृत्ति का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। स्कूल किसी भी संसाधन को किसी निकम्मे पर खर्च नहीं करेगा। हालांकि बाकी छात्र वास्तव में दुखी थे और ली के फैसले को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को उसकी गिरावट में ही सबसे ज्यादा आनंद आ रहा था। वे खुद तो प्रतिभाशाली नहीं बन सके, इसलिए उन्हें प्रतिभाओं का पतन देखना ज्यादा पसंद था। ली के साथ क्या हो रहा है? क्या वाकई उसकी ब्रेकअप ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने खुद को ही छोड़ दिया? शायद यही एकमात्र वजह हो सकती है। वह अभी तो काफी मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका होगा, वरना वह कभी भी एस रैंक के टेम्ड बीस्ट को छोड़कर सबसे निचले दर्जे के मच्छर को नहीं अपनाता। कितनी बर्बादी है। उसने अपनी किस्मत बदलने का एक बार का मौका अपने हाथों से गंवा दिया। लियू यान और हान चेन पहले तो हैरान रह गए, फिर बेहद खुश हुए, खासकर लियू यान। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ली उससे बेहतर करे, क्योंकि इससे साबित हो जाता कि उसका फैसला सही था। वह तो एक छोटी सी नाकामी भी नहीं झेल सका और सब कुछ छोड़ बैठा। शुक्र है कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। हान चेन तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो बेवकूफ कभी कुछ नहीं कर पाएगा। चलो इस खुशी में बाहर चलकर ढंग से खाना खाते हैं। हान चेन, अब तुम्हें मेरी अच्छी देखभाल करनी होगी। मेरी टेम्ड बीस्ट को भी मजबूत बनाने में मेरी मदद करना, ठीक है? लियू यान हान चेन की बांह में सट गई, होंठ फुलाकर और अपनी सारी अदाएं दिखाते हुए। हान चेन बहुत खुश होकर हंसा। ये तो कहने की बात ही नहीं है, तुम मेरी हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा। मुझे पता था कि तुम्हें चुनना सही था। ली की तरफ आकर्षित होना मेरी गलती थी। तुम ही सबसे बेहतरीन हो। लियू यान अभी भी ली को नीचा दिखाकर हान चेन की तारीफ करने में लगी थी और बाकी छात्र उससे दूर ही रहते थे। डरते थे कि कहीं उससे जुड़ाव उनके अपने भविष्य को बर्बाद न कर दे।
इसके अलावा हान चेन और कुछ शक्तिशाली कुलों का विरोध करना ऐसा था कि जिसका बदला कोई भी सहन नहीं कर सकता था। इन सब के सामने लिए ने कोई सफाई नहीं दी, वह बस वहां से चला गया। लिए ने मन ही मन सोचा, जितना ज्यादा लोग तुम पर शक करते हैं उतना ही ये तुम्हारे हक में काम करता है। वह चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने और जितनी जल्दी हो सके खुद को मजबूत करने की योजना बना रहा था, ताकि जब उसके पास खुद को बचाने की ताकत आ जाए तभी अपनी असली शक्ति सबके सामने लाए। उसे ब्लड क्रेविंग डेमन मिज को खिलाना और उसकी उत्क्रांति को जितना जल्दी हो सके पूरा करना था। ब्लड क्रेविंग डेमन मीज में असाधारण क्षमता थी, पर स्तर बढ़ाने के लिए उसे उच्च श्रेणी के राक्षसी खून की जरूरत थी। साधारण खून बेअसर था और पैसे की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। वह राक्षसी खून तक नहीं खरीद सकता था। पालतू राक्षस का पालन पोषण करने के शुरुआती चरण बेहद कठिन होने वाले थे। जंगली इलाके में जाकर राक्षसी जानवरों का शिकार करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। उसकी मौजूदा ताकत के साथ अगर वह किसी ताकतवर जीव से टकराया तो वह मारा जाएगा। टीम में शामिल होना भी मुमकिन नहीं था। शिकारी दलों की शर्तें बहुत सख्त थीं। यह एक गंभीर समस्या थी। लिए, रुको, तुमने एस रैंक छोड़ ई रैंक मच्छर क्यों चुना? क्या ब्रेकअप के सदमे में तुमने खुद को ही छोड़ दिया है? लिए ने देखा कि लिन छिंगशुई उसका रास्ता रोक रही थी। सफेद ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, लेकिन उसका स्वभाव बर्फ जैसा ठंडा था। लिन छिंगशुई न केवल नाजुक और सुंदर थी, बल्कि लड़कों के बीच उसकी प्रतिष्ठा लियू यान से भी अधिक थी, लेकिन उसके स्वभाव के कारण कभी किसी ने उसे पाने की हिम्मत नहीं की। वह हमेशा पढ़ाई में लिए से कड़ी टक्कर लेती थी, खुद को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी केवल दूसरे स्थान तक ही पहुंच पाती थी। लिए का चेहरा असहज हो गया। उसने कहा, अगर मैं कहूं कि यह एक सोच समझकर लिया गया फैसला था तो क्या तुम यकीन करोगी? लिन छिंगशुई ने लिए को ध्यान से देखा। इतने सालों बाद उसे नहीं लगा था कि वह ब्रेकअप पर कोई गलत कदम उठाएगा, पर मच्छर पालकर वह दुख से कैसे उभरेगा, यह अजीब था। मच्छर को चाहे जितना सिखा लो, उसका ई रैंक से ऊपर जाना नामुमकिन है। ऐसे बेकार जानवर का क्या फायदा? मुझे पता है तुम दूसरों के जाल में नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए तुमने खुद पालने लायक जानवर चुना। लेकिन अगर तुम्हारे पास एस रैंक का पालतू जानवर भी हो और उसे पालने के लिए संसाधन न हो, तब भी उसकी संभावनाएं मच्छर से कहीं ज्यादा होती हैं। क्या तुम इसे छोड़ सकती हो? एक दिन तुम समझोगी कि मच्छर को चुनना मेरा सबसे अच्छा फैसला था। लिए को लिन छिंगशी पर अविश्वास नहीं था, लेकिन यह मामला उसकी जान से जुड़ा हुआ था। इसे पूरी तरह गोपनीय रखना जरूरी था। ठीक है, जब तक यह ब्रेकअप के बाद लिया गया कोई गैर जरूरी फैसला नहीं है, बस यही मायने रखता है। इतना कहकर लिन छिंगशुए मुड़कर जाने लगी। लिए को कुछ याद आया और वह बोला, क्या मैं तुम्हारी ए रैंक 3 पूंछ वाली लोमड़ी देख सकता हूँ? लिन छिंगशुए के कुल ने उसके लिए पहले ही एक आत्मा पशु का प्रबंध कर दिया था। जैसा कि उम्मीद थी, बिना किसी संदेह के उसने सफलतापूर्वक ए रैंक श्रेणी की सबसे ऊंची 3 पूंछ वाली लोमड़ी से अनुबंध कर लिया था। लिए की योजना थी कि मच्छर को चुपचाप अंदर भेजकर 3 पूंछ वाली लोमड़ी का थोड़ा सा खून निकाल ले, ताकि देख सके कि क्या इससे ब्लड क्रेविंग डेमन मिज को मजबूत किया जा सकता है। हालांकि लिन छिंगशी को यह अनुरोध थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने बिना झिझक 3 पूंछ वाली लोमड़ी को बुला लिया। लिए ने लोमड़ी को सहलाते हुए उसकी जांच की और फिर मच्छर को बुलाया। मच्छर ने मौके का फायदा उठाकर खून पी लिया। 3 पूंछ वाली लोमड़ी, स्तर 7, ए रैंक प्रतिभा, कौशल, मोह, विंड ब्लेड, फायरबॉल। दिव्य श्रेणी की आत्मा पशु, 9 पूंछ वाली लोमड़ी, रक्त रेखा की शुद्धता 5%, विकसित होने योग्य। इस 3 पूंछ वाली लोमड़ी में अपार साधना की क्षमता थी। इसी दौरान मच्छर लगातार खून पीता रहा। 3 पूंछ वाली लोमड़ी को कुछ भी पता नहीं चला। क्या यह ब्लड क्रेविंग डेमन मिज के जन्मजात कौशल का असर था? ये 3 पूंछ वाली लोमड़ी की प्रतिभा और उसके विकास पथ की जांच करता रहा। राक्षसी पशु के क्रिस्टल कोर का लगातार अवशोषण 3 पूंछ वाली लोमड़ी को विकसित होने का मौका देता है। वर्तमान विकास कठिनाई 7 सितारे। सबसे सुलभ प्रतिभा जल तत्व थी। जल तत्व वाले राक्षसी पशु क्रिस्टल कोर को अवशोषित करना बेहतर था और उच्च स्तर श्रेष्ठ है। वैकल्पिक रूप से यह जल तत्व की दिव्य रक्त रेखा वाले राक्षसी पशुओं को भी ले सकता था। दिव्य रक्त रेखा शुद्धता 2% से कम न हो, वरना प्रभाव नहीं होगा। 4 पूंछ वाली लोमड़ी में विकसित होने पर यह ए श्रेणी के शिखर तक पहुंच जाएगी। अधिकतम रूप से यह दिव्य श्रेणी के पालतू जानवर 9 पूंछ वाली लोमड़ी में विकसित हो सकता था। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, लिए फिर भी अनायास ही तेज सांस खींचे बिना नहीं रह सका। इस 3 पूंछ वाली लोमड़ी का विकास स्तर असाधारण था, जो उसकी अपनी रक्त पिपासु राक्षसी मिड्ज से बहुत पीछे नहीं था। बेशक सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम विकास स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव था। हर विकास के लिए विभिन्न शर्तें जरूरी थीं। बिना जानकारी के तैयारी करना नामुमकिन था और इसमें लगने वाले संसाधन बहुत ज्यादा थे। दिव्य पालतू जानवर के लिए राष्ट्रीय समर्थन चाहिए, कोई अकेला इसे नहीं संभाल सकता। लिन छिंगशुए ने लिए को खोया हुआ देख पूछा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी लोमड़ी खास है, इसमें बहुत क्षमता है।
लिन छिंगशुए ने उसकी तारीफ को नजरअंदाज कर दिया। वह उसे देखती रही, संतुष्ट थी कि लू यान से ब्रेकअप का उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। तभी लीये को एहसास हुआ कि उसके अभी के व्यवहार से लोगों को आसानी से गलतफहमी हो सकती थी। उसने जल्दी से सफाई दी। तुम्हारी 9 पूंछ वाली लोमड़ी को देखकर मुझे एक पुरानी किताब में पढ़ी हुई बात याद आ गई। मुझे नहीं पता कि वह सच है या नहीं। जैसे ही उसने सुना कि यह उसकी अपनी पालतू लोमड़ी से जुड़ा है, लिन छिंगशुए तुरंत सतर्क हो गई। हालांकि 3 पूंछ वाली लोमड़ी कम रैंक की नहीं थी और उसमें मजबूत युद्ध शक्ति थी, लेकिन लिन छिंगशुए संतुष्ट नहीं थी। शिखर तक पहुंचना मतलब कम से कम एस रैंक तक पहुंचना होता है। अपनी अधिकतम क्षमता पर भी 3 पूंछ वाली लोमड़ी एस रैंक पालतू जानवर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब तक लिन छिंगशुए को सच में अफसोस हो रहा था कि लीये ने एस रैंक पालतू जानवर छोड़ दिया था। लीये स्वाभाविक रूप से यह नहीं बता सकता था कि उसके पास एक सिस्टम है, इसलिए उसने मौके पर ही एक कारण बना लिया। मुझे 3 पूंछ वाली लोमड़ी के लिए एक साधना विधि मिली है। अगर 3 पूंछ वाली लोमड़ी के अंदर दिव्य जानवर 9 पूंछ वाली लोमड़ी का रक्त है तो उसे विकसित करके 9 पूंछ वाली लोमड़ी तक ले जाया जा सकता है। मेरी समझ के अनुसार तुम्हारी 3 पूंछ वाली लोमड़ी के पास इस विकास के लिए जरूरी शर्तें बहुत संभवतः मौजूद हैं। लिन छिंगशुए की खूबसूरत आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। मजाक तो नहीं कर रहे? लीये ने गंभीरता से कहा। इतनी बड़ी बात मैं यूं ही नहीं कहूंगा। किताब की बात भरोसेमंद है। मैंने एक मच्छर अनुबंधित किया है जिससे मुझे खून की पहचान होती है। पालतू जानवर की कला से लोमड़ी को देखते ही मुझे झटका लगा। लिन छिंगशुए ने तेजी से पूछा, क्या ऐसा भी होता है? वह अब आंशिक रूप से समझने लगी थी कि लीये ने मच्छर को अपना पालतू जानवर क्यों चुना था। यह मच्छर साफ तौर पर कोई साधारण जीव नहीं था। लिन छिंगशुए ये को जानती थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह उत्साहित होकर बोली, 9 पूंछी लोमड़ी तक पहुंचना मुश्किल है, पर अगर यह 4 पूंछी और एस रैंक तक भी पहुंच जाए तो अद्भुत होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। अब हमें क्या करना है? क्या किताब में विकास की कोई विधि थी? लीये ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि 9 पूंछी लोमड़ी को बड़ी मात्रा में राक्षसी पशु के क्रिस्टल कोर खिलाए जाए। इस तरीके में अनिवार्य रूप से भारी संसाधनों का निवेश करना पड़ेगा और क्रिस्टल कोर का प्रकार भी मायने रखता है। वे सभी एक ही श्रेणी के होने चाहिए। मेरा सुझाव है कि जल तत्व वाले क्रिस्टल कोर चुने जाए। मुझे लगता है कि 3 पूंछी लोमड़ी को जल तत्व वाले क्रिस्टल कोर खिलाना ज्यादा सफल हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि जल तत्व की रक्त रेखा वाले किसी राक्षस का रक्त शुद्ध करके 3 पूंछी लोमड़ी को पिलाया जाए। इससे भी वही प्रभाव मिलेगा। दोनों विधियां सुनकर लिन छिंगशुए निराशा में डूब गईं। उनके कबीले के पास गहरे संसाधन होने के बावजूद ऐसी साधना पद्धति को समर्थन देना बहुत कठिन था। क्रिस्टल कोर जितनी उच्च श्रेणी की होती, वह उतनी ही अधिक महंगी होती थी। तिपुंछी लोमड़ी के विकास हेतु जरूरी कोर कम दर्जे के नहीं हो सकते थे और सफलता के लिए आवश्यक कोरों की संख्या भी अज्ञात थी। बिना निश्चितता के कबीला इस पर दांव नहीं खेल सकता था। जहां तक दूसरी विधि की बात है, उसकी कठिनाई और भी अधिक थी। दैवीय पशु की रक्त रेखाएं अत्यंत दुर्लभ थीं और उन्हें प्राप्त करना और भी कठिन था। लेकिन निराशा के उस क्षण के बाद लिन छिंगशुए ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उनका स्वभाव बेहद दृढ़ था। वह कभी आसानी से हार नहीं मानती थी। अब जब 3 पूंछी लोमड़ी की प्रतिभा श्रेणी बढ़ाने की आशा थी तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। लिन छिंगशुए ने जल्दी ही अपनी दूर, ऊंची और ठंडी छवि में वापसी कर ली। उन्होंने सिर हिलाया। मैं समझ गई। मैं कोशिश करूंगी और उम्मीद दिखते ही कबीले से मदद लूंगी। वैसे क्या वह किताब है? मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। लीये मन ही मन हंसा। यह तो उसकी अपनी रचना थी। वह उसके लिए ऐसी कोई किताब कहाँ से लाता? इसलिए उसने अनमने भाव से कहा, मैंने वह किताब कुछ साल पहले प्राचीन किताबों की एक दुकान पर देखी थी। अब उसे ढूंढना शायद बहुत मुश्किल होगा। लिन छिंगशुए ने कहा, ठीक है, लेकिन चूंकि तुमने उसे पढ़ा है, अगर मुझे कोई सवाल हुआ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। और तुम्हारा पालतू जानवर बहुत धीरे धीरे स्तर बढ़ा रहा है। क्यों ना तुम मेरे साथ राक्षसी जानवरों का शिकार करने आओ? अगर किसी को पता चलता कि लिन छिंगशु ने खुद एक लड़के से मिशन के लिए साथ चलने को कहा है तो वे बिल्कुल हैरान रह जाते। लिन छिंगशु न केवल हाइचेंग हाई स्कूल की नंबर 1 सुंदरता थी, बल्कि वह पूरे हाइचेंग शहर में भी यह खिताब पाने की दावेदार थी। लियुयान के बगल में लिये के होने से लड़कों को बस ईर्ष्या ही होती, लेकिन लिन छिंगशु के पास होना हर एक पुरुष छात्र के भीतर हत्यारी भावना जगा देता। लिन छिंगशु हर लड़के के दिल की देवी थी, जिसे छूना भी मना था और उस पर किसी भी तरह का दागा नहीं लग सकता था। लिये ने थोड़ा सोचा और मना नहीं किया। लिन छिंगशु के साथ राक्षसी जानवरों का शिकार करने जाना निश्चित रूप से कहीं आसान होता। ठीक है, पहले मुझे तैयार होने दो, हम कल निकलेंगे। दोनों ने समय तय किया और अपनी अपनी राह चल दी। जब आसपास कोई नहीं था, लिये तेजी से हॉस्टल लौट आया। फिर उसने रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर की जांच की। रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर, स्तर 1, प्रतिभा E रैंक, कौशल 1, शिकार का पता लगाना। 100 मीटर की परिधि में किसी भी रक्त युक्त जीव का पता लगा सकता है। कौशल 2, पक्षाघात, खून चूसते समय बेहोशी का इंजेक्शन देता है, जिससे शिकार को पता चलना लगभग असंभव हो जाता है। दैवीय पशु रक्त रेखा, 9 पूंछी लोमड़ी की रक्त रेखा वर्तमान में अवशोषित हो रही है। जीवन शक्ति 1 अंक 1 दशमलव, विकास अंक 0।
पढ़कर ली ये जान गया कि रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर 3 पूंछी लोमड़ी का खून चूसते वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया, यानी ये बिना आवाज किए किसी भी जानवर का खून निकाल सकता है। आगे चलकर इसकी ताकत बढ़ाना अब कहीं ज्यादा आसान होने वाला था। ली ने रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर के 3 पूंछी लोमड़ी का खून पूरी तरह से अवशोषित करने का इंतजार किया। उसे उम्मीद थी कि यह प्रक्रिया काफी समय लेगी, लेकिन उसकी हैरानी की बात थी कि अवशोषण सिर्फ आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में पूरा हो गया। उसने जल्दी से रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर की स्थिति जांची और पाया कि उसका शरीर बड़ा हो गया था और उसकी सतह पर कई नई धारियां उभर आई थीं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और उससे एक हल्की सी आभा भी निकल रही थी। उसने तुरंत रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर का गुण सूचक पैनल खोल लिया। स्तर 2 प्रतिभा D रैंक। कौशल 1 पक्षाघात। कौशल 2 शिकार का पता लगाना। कौशल 3 मूल भ्रम। कौशल 4 मूल अग्निबाण। कौशल 5 मूल ब्लेड। दैवीय पशु रक्त रेखा। 9 पूंछी लोमड़ी की रक्त रेखा की शुद्धता 2.6%। 3 गुण प्रतिक्रिया प्रविष्टियां संचित हुई। अभी सक्रिय करें। जीवन शक्ति 10/40वें। विकास अंक 10/40वें। गुणसूचक पैनल को देखकर जिसमें भारी सुधार हुआ था वह सचमुच हैरान रह गया। सिर्फ एक बार भोजन कराने से ही रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर में इतना अधिक सुधार हो गया था। इसकी प्रतिभा की श्रेणी एक रैंक BRH गई। हैरानी की बात है कि इसे अच्छी शुद्धता वाली दैवीय पशु रक्त रेखा मिल गई थी। इस रक्त रेखा के साथ इसका भविष्य अब असीमित था। सबसे जरूरी बात, उपलब्ध एट्रीब्यूट फीडबैक से उनकी क्षमताएं तुरंत BRH सकती हैं। उन्होंने तुरंत ही प्रतिक्रिया स्वीकार कर ली। अचानक उसके शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ गया। उसने अपनी प्रतिभाओं का आकलन किया और वाकई में उनमें काफी वृद्धि हुई थी। लिए क्लास टेमर। कौशल 1 पशुओं को वश में करना। दूसरा कौशल हवा पर बुनियादी नियंत्रण। कौशल 3 बुनियादी अग्नि नियंत्रण। उसने तुरंत पैटर्न पहचाना। लौटे कौशल इस बात पर अलग दिखे कि उन्हें कैसे इस्तेमाल किया गया था। कमी बस यह थी कि मच्छर का स्तर कम था और मिले कौशल भी निम्न थे, जो बेअसर थे, पर उसे यकीन था कि इनसे वह किसी भी रैंक के दानव को हरा सकता है। ज्यादातर पशुपालक शरीर का प्रशिक्षण कम ही करते थे, पर अब ली ये अपने पालतू के साथ मिलकर लड़ सकता था। उसकी युद्ध शक्ति दोगुनी हो गई थी। खास बात यह थी कि कोई सोचेगा भी नहीं कि एक पशुपालक में योद्धा जैसी ताकत होगी। लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे और युद्ध में विरोधियों का ध्यान बस उसके पालतू पशु पर ही रहेगा। यही हमला करने का सही मौका था। वह सोच रहा था कि 3 पूंछ वाली लोमड़ी को कितनी बार खिलाया जा सकता है। जब तक वह उससे शक्ति लेगा, 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की रक्त रेखा और शुद्ध होगी और उसे मिलने वाली शक्ति भी और प्रबल होगी। और जैसे ही 3 पूंछ वाली लोमड़ी विकसित हो जाएगी, और भी अधिक प्रतिभा कौशल उपलब्ध हो जाएंगे। ली ये अपनी उत्तेजना को मुश्किल से ही रोक पा रहा था। भविष्य में वह न केवल एक शक्तिशाली टेमर होगा, बल्कि वह एक शीर्ष श्रेणी का योद्धा भी बनेगा और एक ऐसा रास्ता चलेगा जो किसी और से बिल्कुल अलग होगा। अगर वह भी दिव्य स्तर के अस्तित्व में विकसित हो गया तो यह कहना ही मुश्किल है कि वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। सिर्फ यह सोचकर ही वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह तुरंत बाहर निकलकर उन उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों का शिकार करना चाहता था जिनका खून उसकी प्रतिभा के लिए उपयोगी हो। उसे लीन छेंग की लोमड़ी विकसित करनी थी। उसके विकास से वह भी आगे बढ़ेगा। ली ने उत्तेजना दबाकर जल्द आराम करने और कल के लिए खुद को तैयार करने का सोचा। लेकिन जैसे ही वह लेटा, छात्रावास का दरवाजा लात मारकर खोला गया और 3 आदमी शत्रुतापूर्ण इरादे के साथ अंदर घुस आए। लिए को बिस्तर पर लेटा देखकर वे और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने उस पर चिल्लाया, लिए, तुम अभी कैसे सो सकते हो? लिए ने उनकी ओर देखा। क्या ये हान चेन के चमचे नहीं थे? वे साफ हान चेन को खुश करने, उसे परेशान करने आए थे। पहले लिए के पास उन्हें सहने के सिवा कोई चारा ना होता, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। खून की प्यासी डेमन मिज के कारण उसकी ताकत बढ़ गई थी। अब शायद वह इन लोगों के खिलाफ लड़ने का मौका पा सकता था। सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि ये मूर्ख अपने अनुबंधित पालतू जानवरों को दिखाने के लिए साथ ले आए थे। ली ये बैठ गया और चुपचाप खून की प्यासी डेमन मिज को बुला लिया। जब सबका ध्यान उस पर था, उसने डेमन मिज को पीछे से उनके पालतू जानवरों का खून चूसने भेज दिया। ली ये ठंडे स्वर में बोला, इस हाल में भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यंग मास्टर हान से टकराने का क्या अंजाम होता है। जाओ जी ने कहा, जरा खुद को देखो। क्या समझते हो खुद को जो यंग मास्टर हान के खिलाफ खड़े हो गए? मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ, लियांग ने घमंड से कहा। क्या अब भी लगता है कि तुम स्कूल में नंबर 1 हो? तुम जैसे निकम्मे को तो स्कूल ने पहले ही नकार दिया है। नीचे के लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। किससे टकरा सकते हो और किससे नहीं, ये समझना चाहिए। चू सॉन्ग ने कहा, अब हम टेमर हैं तो टेमर की तरह निपटते हैं। उसकी बीस्ट को मारते ही उसका खेल खत्म है। लेवल 20 तक पहुंचे बिना वो दोबारा किसी और से अनुबंध नहीं कर सकता। उस वक्त तक वो पूरी तरह बेकार हो जाएगा।
ये तो उसे मार देने से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। बुरा आइडिया नहीं है, वो पहले ही निकम्मा है, लेकिन अगर उसका टेमर का दर्जा भी छीन लिया जाए तो उसे और भी गहरा झटका लगेगा। तीनों बड़े घमंड से बातें कर रहे थे ताकि ली ये की हिम्मत तोड़ सके। इसी बीच रक्त पिपासु डेमन मिज ने तीनों टेम्ड बीस्ट्स का खून तेजी से पी लिया था। उसने मानसिक संपर्क के जरिए खून की सारी जानकारी ली ये को पहुंचा दी। कोई दिव्य पशु रक्त रेखा नहीं थी, लेकिन प्रतिभा कौशल फिर भी प्राप्त किए जा सकते थे। लिए ने देखा कि हॉर्न टर्टल का प्रतिभा कौशल काफी उपयोगी है और तुरंत मच्छर को सबसे पहले हॉर्न टर्टल का खून संसाधित करने का आदेश दिया। शायद क्योंकि उसमें कोई दिव्य पशु रक्त रेखा नहीं थी, हॉर्न टर्टल का खून कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। रक्त पिपासु डेमन मिज ने तुरंत हॉर्न टर्टल का प्रतिभा कौशल कछुए की खोल रक्षा प्राप्त कर लिया, जो रक्षा शक्ति को काफी बढ़ा सकता था। लिए ने कौशल फीडबैक को सक्रिय करने के लिए क्लिक किया। एक ऊर्जा की लहर तुरंत उसके शरीर में दौड़ गई। वह कछुए की खोल रक्षा को पूरी तरह से सीख चुका था, जिससे उसकी रक्षा शक्ति में काफी वृद्धि हो सकती थी। इन लोगों से लड़ने का उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। अब वह शायद बिना एक भी वार खाए इन्हें हरा सकता था। उनके घमंडी चेहरों को देखकर लिए ने बिना झिझक लड़ाई के लिए हामी भर दी। क्या तुम सब एक साथ आओगे या एक एक करके? झाओ जी ने घमंड से कहा। तुमसे निपटने के लिए हमें 3 लोगों की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हें एक उंगली से ही गिरा सकता हूँ। सुसोंग ने बगल से जोड़ा। भागने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगे। लिए ने उनकी धमकियों के सामने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। उसने कहा, मैं आमतौर पर मुसीबत से नहीं डरता, लेकिन अगर तुम्हें लड़ना है तो पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें शर्तें रखने का क्या हक है? झाओ जिये ने साफ तौर पर लिए को कोई मौका या भागने की जगह देने का इरादा नहीं दिखाया। लिए ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी शर्त रखी, अगर हमें लड़ना ही है तो ऐसी जगह चलो जहां कोई देख न सके। मैं नहीं चाहता कि कोई देखे, और चाहे कोई भी जीते, कोई भी स्कूल में इसकी शिकायत नहीं करेगा। तीनों लिए की शर्तें सुनकर जोर जोर से हंस पड़े। हमें लगा था तुम ज्यादा विरोध करोगे, असल में तुम बस खुद को शर्मिंदा होने से डर रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूँ, स्कूल को न बताना तो हमारे लिए और भी अच्छा है। बिल्कुल, वे इनकार करने वाले तो थे नहीं। निजी तौर पर पिटाई करने से उन्हें और जोर से मारने की छूट मिल जाती थी। अगर हान चेन को पता चलता तो वह और भी खुश होता और आगे चलकर वे सभी हान परिवार की कृपा का लाभ उठाते। तो चारों डॉर्मिटरी बिल्डिंग की छत की ओर बढ़ गए। रास्ते में रक्त पिपासु दानवी मच्छर ने बाकी 2 प्रकार के खून को पूरी तरह से सोख लिया। जीवन शक्ति 13% बढ़ गई। रक्त पिपासु दानवी मच्छर कुछ बड़ा हो गया था और उसका मुखांग लंबा और कठोर हो गया था, जिससे वह आसानी से मोटी चमड़ी वाले शिकार को भी भेद सकता था। लिए ने टैलेंट फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्लिक किया और एक नया कौशल स्प्रिंट हासिल किया। थोड़े समय के लिए दुगनी गति। जल्दी करो, अपना मच्छर बुलाओ। मैं तो तुम्हें तैयारी का समय भी दे रहा हूँ। कह नहीं सकते कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। तीनों ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा पालतू जानवर मर गया तो तुम एक ऐसे टेमर रह जाओगे जिसके पास कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बेकार। याद रखना, अगली बार जब तुम्हारा पुनर्जन्म हो तो अपने से ऊंचे लोगों से पंगा मत लेना। लिए ने मच्छर को बुलाया और अधीरता से कहा, मुझे इन सब बातों के लिए समय नहीं है, जल्दी करो। मरने वाले हो फिर भी जुबान चला रहे हो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। जाओ। जे ने अपना जानवर बुलाया। उसकी नजर में मच्छर एक वार के लायक नहीं था, वह एक चाल में जीत सकता था। बाकी दोनों देख रहे थे कि लिए अपना जानवर खोकर बेकार हो जाए। बिना जानवर के सब आम इंसान हैं, एक टेमर के लिए यह मौत से बुरा था। झाओ जे ने ग्रे वुल्फ को आदेश दिया, इस मच्छर को मारो और इस लड़के को पीटो। आदेश देकर वह तमाशा देखने लगा। वह लिए की चीखें सुनने का इंतजार कर रहा था। भेड़िए ने तुरंत लिए पर झपट्टा मारा। लिए ने हार मानने का नाटक करते हुए बस अपना बायां हाथ आगे किया। भेड़िए ने उसका हाथ जकड़ लिया। झाओ जे ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी ही ताकत है और तुम्हें मुझसे अकड़ने की हिम्मत भी थी। इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। युवा स्वामी हान तो और भी खुश होंगे। पता नहीं इस बार हमें क्या इनाम मिलेगा। कम से कम कुछ बोतलें साधना द्रव की तो मिलेंगी ही। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और तीनों पहले से ही सपनों में खोए हुए थे। भेड़िए ने लिए के हाथ को काटा और उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी लोहे की पाइप को दबोच लिया हो। टक्कर से उसके दांत सुन्न हो गए। भेड़िया सच में हैरान दिख रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था। वह आसानी से लकड़ी को चबा सकता था, तो फिर लिए पर उसका कोई असर क्यों नहीं हुआ। लिए ने अचानक अपना दायां मुक्का उठाया और पूरी ताकत से भेड़िए के सिर पर दे मारा। भेड़िया बच नहीं सका और सीधा वार झेल गया। भेड़िए को हाल ही में अनुबंधित किया गया था और वह शुरू से ही निम्न स्तर का था। एक ही घूंसे में वह बेहोश हो गया। तीनों उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा युद्ध कौशल नहीं देखा था। एक टेमर का शरीर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वह भेड़िए के काटने की ताकत भी सह ले। हालिया और निम्न स्तर का होने पर भी वह एक वयस्क भेड़िया था जिसे टेमर ने हराया था। ली ये ने उन्हें मौका दिए बिना स्तब्ध खड़े लोगों पर हमला कर तीनों को गिरा दिया। नियंत्रक होने से उनके पालतू जानवरों की ताकत भी अचानक कम हो गई। लंबी चोंच का पक्षी और सींग वाला कछुआ भी स्तब्ध थे। वे अविश्वास में लिए को घूरते रहे क्योंकि उन्होंने उसे कम आंका था। वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लिए ने अपनी कलाई घुमाई। वाकई में यह बहुत संतोषजनक लगा। वह जितना लड़ा
उतना ही जोश में आ गया। फिर उसने रक्त पिपासु मच्छर को खाने का आदेश दिया। जल्दी पचाने के कारण उसे और खाने दिया गया। झाओ जे ने कहा, लिए, अगर तुमने ऐसा किया तो यंग मास्टर हान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चुप रहो। लिए ने सबको एक एक घूंसे में बेहोश कर दिया। वह मच्छर के खाने में बाधा नहीं चाहता था। उसने देखा कि रक्त पिपासु दानवी मच्छर की शक्ति खून चूसने के साथ बढ़ रही थी। अगर उसे पालतू जानवर को मारने की चिंता न होती तो वह नहीं रुकता, पर यह भी ठीक था। शुरू में वह उन्हें रक्त भंडार बना सकता था, उन्हें ठीक होने देता, फिर दोबारा खिलाता। रक्त पिपासु मच्छर पूरी तरह तृप्त होकर ही रुका। यह स्तर 3 तक पहुंच गया था। लौटी हुई प्रतिभा की क्षमताओं ने तेजी से ली ये कि अपनी ताकत और रक्षा को बढ़ा दिया। बीच में उनमें से एक जाग गया। बिजली की तरह तेज लीये ने एक और घूंसे से उसे फिर से सुला दिया। 2 घंटे बाद रक्त पिपासु दानवी मच्छर स्तर 5 तक पहुंच गया था। तीनों पालतू जानवरों का लगभग सारा खून निकाल लिया गया था। वे काफी कमजोर हो गए थे और अब और खून निकालना जानलेवा हो सकता था। लिए चीजों को और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने रक्त पिपासु दानवी मच्छर को रुकने के लिए कहा। फिर वह आराम से हॉस्टल की ओर लौट गया। उसने रक्त पिपासु दानवी मच्छर के गुणधर्मों की जांच की। स्तर 5 प्रतिभा डी रैंक, कौशल 1 पक्षाघात, कौशल 2 शिकार का पता लगाना, कौशल 3 मूल भ्रम, कौशल 4 मूल अग्निगोला, कौशल 5 मूल वायु ब्लेड, दिव्य पशु रक्त रेखा, 9 पूंछी लोमड़ी रक्त रेखा, शुद्धता 2.6%, दिव्य पशु रक्त रेखा। हालांकि रक्त पिपासु दानवी मच्छर की रैंक कम थी, लेकिन इसे पालना आसान था। जब तक यह उच्च रैंक वाले पालतू जानवरों का खून चूसता रहेगा, यह तेजी से विकसित हो सकता है। उसका शरीर पहले से साफ तौर पर 2 गुना बड़ा हो गया था। मच्छर का मुखांग भी लंबा और कठोर हो गया था, जिससे धातु जैसी चमक आ रही थी। हालांकि जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ा, उसका विकास थोड़ा धीमा हो गया था। आगे बढ़ने के लिए उसे लगातार उच्च स्तरीय शिकार ढूंढते रहना होगा। कुछ समय बाद वे तीनों एक एक करके होश में आ गए। झाओ जिये ने देखा कि उसका पालतू जानवर जमीन पर बेहद कमजोर हालत में पड़ा है और उसे दिल में चुभन सी महसूस हुई। उसने दांत भींच लिए। उस कमीने ने सच में मेरे पालतू जानवर को खून की बैंक की तरह इस्तेमाल किया। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ क्या हुआ था? वह एक टेमर है। वह भेड़िए के काटने की ताकत कैसे सह गया? क्या वह ड्यूल क्लास है? बहुत कम लोगों को ड्यूल क्लासेस जागृत करने का मौका मिलता था। वे न केवल टेमर बन सकते थे, बल्कि शायद योद्धा बनने के भी योग्य हो सकते थे। यही एकमात्र वजह हो सकती है, वरना वह भेड़िए के फाड़ने को कैसे सह पाता? पता ही नहीं था कि वह इतनी गहराई से छुपा हुआ था। लेकिन फिर भी वह अपने पालतू जानवर के रूप में मच्छर क्यों चुनेगा? खैर छोड़ो। असल में उसने अपना खुद का भविष्य बर्बाद कर दिया है, जो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर उसने सच में किसी एस रैंक पालतू जानवर से अनुबंध किया होता, तो हमारे पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं होता। सुनो, हमारे तीनों का लिए से हार जाना किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम सबकी हंसी उड़ाई जाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम ये हिसाब लिए से निजी तौर पर चुकता करेंगे। तो क्या हुआ अगर वह ड्यूल क्लास है? एक योद्धा की बढ़त पालतू जानवर की तुलना में धीरे धीरे बढ़ती है। आओ जल्दी से जल्दी खुद को मजबूत बनाएं, फिर लौटकर बदला लें। उन्हें तुरंत साधना द्रव्य खरीदना था और अपने पालतू जानवरों की खोई हुई शक्ति को बहाल करना था। अगर इससे स्थायी नुकसान हो गया तो यह उनकी विकास गति को गंभीर रूप से बाधित कर देगा। ठीक उसी समय स्कूल प्रशासन प्रिंसिपल के ऑफिस में एक मीटिंग कर रहा था। प्रिंसिपल इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपनी चाय की प्याली तोड़ दी। बोली, ये तो गुस्सा दिलाने वाला है। एस रैंक पालतू जानवर सामने था और उसने उसकी जगह एक मच्छर से अनुबंध कर लिया। अगर हमारे स्कूल में कोई एस रैंक पेट से कॉन्ट्रैक्ट करता तो अगले साल की फंडिंग डबल या ट्रिपल हो जाती। उसने सब बर्बाद कर दिया। सुना है कि यानचेंग हाई स्कूल 1 ने एक एस रैंक पेट से कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ तक कि शहर के गवर्नर भी बधाई देने गए थे। इस साल की संयुक्त परीक्षा हैचेंग हाई स्कूल नंबर 1 के लिए एक आपदा होने वाली है। इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। ए रैंक टेमर एस रैंक के सामने नहीं टिकता, फिर भी हमें शीर्ष स्थान के लिए लड़ना होगा। इस समय निवेश करने के लिए सबसे योग्य छात्र लिन छिंगशियू की 3 पूंछ वाली लोमड़ी है। इसे ए रैंक की चरम सीमा तक विकसित किया जा सकता है। भले ही यह एस रैंक पालतू जानवर का मुकाबला न कर सके, कम से कम यह अच्छी टक्कर तो दे सकता है। संयुक्त परीक्षाएं हर स्कूल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि हान चेन और लू यान ने भी ए रैंक पालतू जानवरों से अनुबंध किया है, लेकिन वे ए रैंक के निचले मध्यम स्तर पर ही हैं। उनकी युद्ध शक्ति काफी कमजोर है। किसी भी तरह से देखें, इस साल की स्कूल प्रतियोगिता में ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। मीटिंग रूम में नेतृत्व ने सबने आह भरी और आने वाले साल के लिए बहुत कम आशावाद था। हालांकि प्रिंसिपल अप्रत्याशित रूप से शांत थे, बाकी लोगों की तुलना में कहीं कम निराशावादी। उन्होंने कहा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। हैचेंग हाई स्कूल बिल्कुल भी सबसे नीचे नहीं आ सकता। शैक्षणिक निदेशक ने उलझन में कहा, हमारे छात्रों के पालतू जानवरों की रैंक कमजोर है, तो हम अच्छे परिणाम कैसे ला सकते हैं? प्रिंसिपल ने विश्वास के साथ कहा,
राजधानी का बाईकुल हैचिंग हाई स्कूल लौटने की तैयारी कर रहा है। उनके परिवार में एक अत्यंत प्रतिभाशाली बेटी है, बाई लिंगेर, जिसने एक एस रैंक जानवर आइस फीनिक्स से अनुबंध किया है। कहा जा रहा है कि आइस फीनिक्स के दिव्य जानवर रक्त रेखा की शुद्धता 7% तक पहुंचती है। सही तरीके से प्रशिक्षण मिलने पर इसमें एस रैंक की सीमा को तोड़कर सेक्रेड रैंक तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि उन्हें डर है कि दुश्मन गुप्त रूप से उनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। इसलिए वे अस्थायी रूप से हैचिंग लौट आए हैं और हमारे स्कूल में शामिल हो गए हैं। इस धमाकेदार खबर ने तुरंत ही हर स्कूल नेता को खुशी से भर दिया। बाईकुल एक ऐसा कुल था जिसकी वंशावली में बर्फ तत्व के टेमर थे। उनके द्वारा बर्फ तत्व के पालतू जानवरों को बुलाने की संभावना बेहद अधिक थी और उनकी रैंक हमेशा प्रभावशाली रहती थी। अगर बाईकुल की सीधी वंशज हमारे स्कूल में दाखिला ले सके तो इंटर स्कूल टूर्नामेंट हमारे लिए सबसे छोटी चिंता होगी। किसे पता था कि प्रिंसिपल के पास अब भी ऐसा कोई तुरुप का इक्का छुपा हुआ है। अगर उन्होंने पहले ही कुछ बता दिया होता तो हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रिंसिपल का चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो गया। अब आपको बताना देर नहीं हुई है। हमारा मुख्य उद्देश्य बाई लिंगर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी उसके खिलाफ कोई चाल न चल सके। आप में से हर एक पर भी उसकी चुपचाप गुप्त रूप से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। सभी सुरक्षा उपाय गुप्त रूप से सतह के नीचे ही किए जाने चाहिए। किसी भी तरह की गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि बाईकुल ने उसे हमारी स्कूल में सुरक्षा के लिए भेजा है, लेकिन इससे हमें भी लाभ मिलता है। दोनों पक्षों के लिए यह फायदेमंद है। हमारे बीच एक एस रैंक टेमर होने से संयुक्त परीक्षाओं की कोई चिंता नहीं रहेगी। प्रधानाचार्य ने सच में अपनी पदवी का हक अदा किया। इतनी मुश्किल समस्या को इतनी आसानी से हल कर दिया। चारों ओर से प्रशंसा से घिरे प्रधानाचार्य का चेहरा संतोष से भर गया। यह तो कहने की बात ही नहीं है। हैचिंग हाई स्कूल किसी भी हालत में सबसे नीचे नहीं आ सकता। अगली सुबह ली जल्दी उठ गया। पिछली रात के व्यापक रक्त शोषण ने मच्छर और खुद ली ये दोनों को काफी लाभ पहुंचाया। साथ ही एक महत्वपूर्ण सबक भी मिला। जब तक वह एक ही प्रतिभा कौशल वाले पालतू जानवरों से रक्त का अवशोषण करता रहेगा, कौशल का स्तर लगातार बढ़ता रहेगा और जितना उच्च स्तर का रक्त अवशोषित होगा, कौशल का स्तर उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। शिकार पर जाते समय विशेष रूप से उपयोगी प्रजातियों के दानव जानवरों का चयन करना निस्संदेह स्तर बढ़ाने का सबसे तेज तरीका होगा। रास्ते में कई छात्रों ने ली की ओर इशारा किया और उसके बारे में फुसफुसाते रहे। पहले इतनी दूरी पर वह कुछ भी नहीं सुन पाता था, लेकिन मच्छर से अनुबंध करने के बाद उसकी सभी इंद्रियां तेज हो गई थीं। अब सबसे हल्की आवाज भी उसे साफ सुनाई देती थी। स्पष्ट था कि वे सभी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि उसने एस रैंक पालतू जानवर को छोड़कर मच्छर से अनुबंध क्यों किया। कुछ लोग वास्तव में उसके लिए दुखी थे तो कुछ उसकी गिरावट का मजा ले रहे थे। सभी को लगता था कि ब्रेकअप ने उस पर गहरा असर डाला है। लिए को यह सब सुनकर काफी मजाकिया लगा, लेकिन वह लोगों को बातें करने से रोक नहीं सकता था। वह बस अपनी चाल तेज कर वहां से निकल गया। तय जगह पर पहुंचकर उसने दूर से लिन छिंगशियू को देखा, जो हल्के ग्रे रंग की एथलेटिक ड्रेस में थी, जो उसकी हर खूबसूरत लकीर को बखूबी उभार रही थी। राह चलते लोग भी उसे बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लिए ने कहा, माफ कीजिए, देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं ही जल्दी आ गई। पहली बार शिकार पर जा रही हूँ, इसलिए तैयारी करना चाहती थी। चलिए चलें। आज का लक्ष्य अधिकतम जल तत्व राक्षसी जानवरों का शिकार करना और 3 पूंछी लोमड़ी को विकसित करना है। हमारे पालतू जानवर अभी उच्च स्तर के नहीं हैं कि क्रिस्टल कोर वाले जानवरों का शिकार कर सकें। आज का मुख्य कार्य अब भी तुम्हारे मच्छर को जितनी जल्दी हो सके स्तर बढ़ाना है। जो लोग ली और लिन छिंगशियू को पहचानते थे, वे हैरान रह गए जब वे उनके पास से गुजरे। उनकी देवी सच में एक लड़के के साथ चल रही थी, बातें कर रही थी। क्या वह लिन छिंगशियू नहीं है? उसके बगल में जो है वह ली है। क्या उसने अभी लुयान से ब्रेकअप नहीं किया और अब लिन छिंगशियू के साथ है? सुना था ली सदमे में है, पर उसे देखकर ऐसा नहीं लगता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी देवी के पास खड़ी डीढे होने की? उस जैसे बेकार इंसान में क्या खास है जो मुझ में नहीं? लिए ने हर दिशा से आ रही मारने की भावना को महसूस किया। लिन छिंगशियू के चाहने वाले बहुत ज्यादा थे। ये परेशानी का कारण बनने वाला था। लिन छिंगशियू इस तरह की चीजों की आदी थी और इन घूरती निगाहों पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। नए टेमर ट्रेनिंग के लिए पैसे देते थे ताकि वे पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित माहौल में अभ्यास कर सकें। सिर्फ कंगाल टेमर ही जंगलों में राक्षसों से लड़ने का जोखिम लेते थे। सुरक्षित रहने के लिए सामान्य तरीका था कि पर्याप्त लोगों को इकट्ठा कर एक टीम बनाई जाए। लिए और लिन छिंगशुए जैसी 2 व्यक्ति की टीम अपने कौशल पर अत्यधिक आत्मविश्वास का संकेत थी। लिन छिंगशुए की 3 पूंछ वाली लोमड़ी बेहद शक्तिशाली थी, जिसमें अलग अलग गुणों की 3 क्षमताएं और अपेक्षाकृत उच्च स्तर था। वह समान स्तर के राक्षसी जानवरों को अकेले ही हरा सकती थी। लिन छिंगशुए यह आंशिक रूप से लिए की ताकत बढ़ाने में मदद करने के लिए कर रही थी। आखिरकार लिए के पास प्रशिक्षण मैदान के लिए पैसे नहीं थे। अगर हमें राक्षसी जानवर मिलते हैं तो जितना हो सके मेरे पीछे रहना। अगर हम हारने लगे तो तुम पहले भाग जाना। वैसे तुम्हारा मच्छर खून चूस कर बढ़ता है ना? क्या उसे राक्षसी जानवर के खून के लिए कोई खास शर्त चाहिए? कोई खास शर्त नहीं है, बस उसका स्तर मेरे स्तर से ऊंचा होना चाहिए। इतना कहकर लिए ने ब्लड क्रेविंग डेमन मिज को बुलाया
फिर उसने इलाके में राक्षसी जानवरों की स्थिति को स्कैन किया। कुछ ही पलों में कई 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर राक्षसी जानवर की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। खून की गंध के जरिए वह आसपास के राक्षसी जानवरों की प्रजाति, संख्या और ताकत को सटीक रूप से पहचान सकता था। 3 बजे की दिशा में करीब 100 मीटर दूर 2 यूनिकॉर्न जंगली सुअर हैं। ठीक सामने लगभग 300 मीटर की दूरी पर नीले भेड़ियों का एक झुंड है। जैसे ही उसने पता चली राक्षसी जानवरों की स्थिति लिन छिंगशुए को बताई, वह सचमुच हैरान दिखी। तुम्हें यह कैसे पता चला? लिए मुस्कुराया। मेरा पालतू जानवर खून के प्रति बेहद संवेदनशील है। ये सिर्फ गंध से ही आसपास राक्षसी जानवरों की मौजूदगी, उनकी संख्या और अनुमानित ताकत का पता लगा सकता है। जंगलों में राक्षसी जानवरों के शिकार में पहली प्राथमिकता सुरक्षा और दूसरी उन्हें खोजना है। सही लक्ष्य न मिलने पर समय बर्बाद होता है और ताकतवर दुश्मन से खतरा बढ़ाता है। पर मच्छर पहले ही उनकी स्थिति और स्तर जान लेता है। इससे शिकार करने की दक्षता काफी बढ़ जाती है। तुम्हारे पालतू जानवर की क्षमता बेहतरीन है। यह एक शीर्ष श्रेणी का सहायक है। बस अभी इसकी ताकत थोड़ी कमजोर है। हमें तुम्हारे मच्छर का स्तर बढ़ाने पर काम करना होगा। ब्लड क्रेविंग डेमन मिज की क्षमताओं ने लिन छिंगशुए में वाकई गहरी रुचि जगा दी थी। सही प्रशिक्षण से इसकी भूमिका अतुलनीय होती। स्काउटिंग के लिए यह बेजोड़ था। मच्छर को स्तर बढ़ाने के लिए बस खून चाहिए था और शिकार जितना बड़ा होता, विकास उतना ही तेज होता। अधिकांश पालतू जानवरों को पोषक घोल के साथ साथ मजबूत राक्षसी जानवरों के मांस और खून का सेवन करके पाला जाता था। मच्छर का केवल खून पर जीवित रहना तो स्वाभाविक ही था। खून सोखकर उसे विकसित करना पूरी तरह से तर्कसंगत था। लिन छिंगशुए ने पूछा, क्या तुम शुरू से सहायक बनना चाहते थे? लिए मुस्कुराया। कुछ हद तक। मच्छर जासूसी के लिए सही हैं। चलो पहले जंगली सुअरों को देखते हैं। भेड़िए झुंड में होते हैं और हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। फिर दोनों सुअरों की ओर बढ़ गए। जल्द ही उन्होंने 2 यूनिकॉर्न जंगली सुअरों को घास चबाते हुए सुस्ताते देखा। ये सुअर कोई छोटे मोटे नहीं थे। हर एक का वजन 5 या 600 कैटी था। लंबे दांत और काले बाल जो स्टील की सुइयों जैसे थे। ये प्रजाति शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर थी और इसकी रक्षा भी मजबूत थी, लेकिन इसके हमले के तरीके अपेक्षाकृत सरल थे। इसके सींग से हथियार बनाए जा सकते थे। इसकी खाल से मुलायम कवच, इसका मांस पकाने के लिए इस्तेमाल होता था। सिर से पूंछ तक सब कुछ काम आता था और इसका स्तर भी ज्यादा ऊंचा नहीं था। एकमात्र कमी इसकी मोटी खाल और मजबूत रक्षा थी, जिसकी वजह से इसे मारना वाकई में एक मुश्किल काम था। यही वजह थी कि यूनिकॉर्न जंगली सुअर का मांस महंगा था। लिन छिंगशुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के 3 पूंछ वाली लोमड़ी को हमला करने का आदेश दिया। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने अपनी पूंछ हिलाई और एक मुट्ठी के आकार का आग का गोला बुलाया और उसे यूनिकॉर्न जंगली सुअर की ओर फेंक दिया। आग का गोला टकराते ही फट गया। यूनिकॉर्न जंगली सुअर दर्द से चिल्लाया, लेकिन आग के गोले ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि इससे सुअर की क्रूरता जाग उठी थी। वह सीधे 3 पूंछ वाली लोमड़ी की ओर झपट पड़ा। लिए ने हैरानी से कहा, इसकी खाल वाकई बहुत सख्त है। मैं सोच रहा हूं कि क्या ब्लड क्रेविंग डेमन मिज अपनी वर्तमान ताकत पर इसकी रक्षा को भेज सकता है या नहीं। लिन छिंगशुए युद्ध में अनुभवी थी और घबराई नहीं। उसने साफ और निर्णायक आदेश दिया, ब्लेड अटैक करो। 3 पूंछ वाली लोमड़ी की पूंछ लहराई और उसने 3 पवन धाराएं छोड़ी जो यूनिकॉर्न जंगली सुअर पर सीधी पड़ी और उसकी रक्षा को आसानी से चीर गईं। फिर उसने तुरंत दूसरा वार किया। पवन धाराएं जबरदस्त ताकत के साथ अंदर की ओर झुकीं और सीधे पिछले घाव पर जा लगीं, जिससे यूनिकॉर्न जंगली सुअर तुरंत मर गया। वाकई एक ए रैंक पालतू जानवर है। इसकी आक्रमण शक्ति जबरदस्त है। 3 पूंछ वाली लोमड़ी की ताकत के बारे में जानना एक बात थी, लेकिन उसे सामने देखकर फिर भी बहुत प्रभावशाली लगा। यही है 3 पूंछ वाली लोमड़ी की असली ताकत। कई तरह के हमले और खास तौर पर विरोधी की कमजोरियों को निशाना बनाना। फिर लिए ने मच्छर को खून पीने का आदेश दिया। वह उड़कर गया और गहराई से खून चूसा। जीवन शक्ति में 0.4% की वृद्धि, बहुत प्रभावशाली। वास्तव में उच्च स्तर के राक्षसी जानवर में ज्यादा शक्ति होती है, और यह तो सिर्फ बाहरी घेरा है। जितना गहराई में जाओगे स्तर उतना ही ऊंचा होता जाएगा। और लिन छिंगशुए की 3 पूंछ वाली लोमड़ी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर थी। आज मच्छर को भरपेट खून पिलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला था। जितना ऊंचा स्तर और जितने ज्यादा राक्षसी जानवर मिलेंगे, उनके पास दिव्य पशु की रक्त रेखा होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। भले ही दिव्य पशु की रक्त रेखा बहुत पतली क्यों न हो, समय के साथ वह जमा होती जाएगी और अंततः मच्छर की शक्ति को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। लिन छिंगशुए ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। राक्षसी जानवरों का शिकार करने का पूरा मकसद ही ये कि मच्छर को स्तर बढ़ाने देना था। हालांकि 3 पूंछ वाली लोमड़ी पास ही शाही घमंड के साथ बैठी रही, इतनी अभिमानी कि वह इतने निम्न स्तर के राक्षसी जानवर का मांस और खून खाने को तैयार नहीं थी। जब मच्छर लगभग फटने तक खा चुका था तो वह खुद ही रुक गया। सारे यूनिकॉर्न जंगली सुअर हमारे साथ ले चलो। जैसे ही मच्छर पचाना खत्म कर लेगा, वह फिर से खा सकता है। मच्छर भर चुका है, आओ आगे बढ़ते हैं। लिन छिंगशुए ने यूनिकॉर्न जंगली सुअरों की लाशें अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लीं। स्टोरेज आइटम्स महंगे होते थे और आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। इनकी कीमत भंडारण क्षमता के अनुसार बहुत अधिक भिन्न होती थी। अधिकांश साधारण टेमर्स के लिए कुछ दर्जन सेंटीमीटर जगह वाला स्टोरेज टूल भी बेहतरीन माना जाता था, जो कुछ कीमती चीजें साथ रखने के लिए पर्याप्त था।
लिन छिंगशुए के स्टोरेज ब्रेसलेट की कुल क्षमता 100 घन मीटर से भी अधिक थी। वे चाहे जितने भी राक्षसी जानवरों का शिकार कर लें, जगह की कोई कमी नहीं थी। तभी सामने बड़ी संख्या में नीले भेड़िए दिखाई दिए, जिनमें से कई लगभग स्तर 10 के थे। लिए ने कहा, हम मिलकर एक को ले सकते हैं, लेकिन यह एक भेड़ियों का झुंड है। चलो इन्हें घेर कर अलग अलग लक्ष्यों को ढूंढते हैं। जैसा तुम कहो। लिन छिंगशुए अब खून की प्यासी डेमन मिज की क्षमताओं पर पूरी तरह भरोसा कर चुकी थी और उसने दिशा निर्देशन पूरी तरह लिए को सौंप दिया था। लिए ने खून की प्यासी डेमन मिज को अवशोषित खून को तेजी से पचाने के लिए कहा, साथ ही आसपास के क्षेत्र का व्यापक स्कैन भी करवाया। शायद इसलिए कि उसने जिस यूनिकॉर्न जंगली सुअर का खून अवशोषित किया था वह उच्च स्तर का था। मच्छर की पाचन प्रक्रिया इस बार काफी धीमी थी, लेकिन इससे खून की प्यासी डेमन मिज की उड़ान पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ही पल बाद एक मानसिक तरंग आई। आगे एक दलदल था। वहां बड़ी संख्या में रेन चाइम मेंढक रहते थे। हालांकि रेन चाइम मेंढक झुंड में रहते थे, लेकिन हर एक पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे जल तत्व के राक्षसी जानवर थे, जो लिन छिंगशुए की 3 पूंछ वाली लोमड़ी के विकास के लिए बेहद उपयोगी थे। लिए के पालतू जानवर ने यह जानकारी पहुंचाई। आगे बाईं ओर लगभग 2 ली की दूरी पर एक दलदल है। वहां काफी संख्या में रेन चाइम मेंढक हैं, जिनका स्तर 8 से 10 के बीच है, जो हमारे शिकार के लिए बहुत उपयुक्त हैं। लिन छिंगशुए की आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत उत्साहित हो गई। क्या वे सभी जल तत्व के राक्षसी जानवर हैं? बिल्कुल सही। उनका स्तर थोड़ा कम है और क्रिस्टल कोर मिलने की संभावना भी कम है, लेकिन अगर संख्या ज्यादा हो तो हमें कुछ मिल सकते हैं। दोनों तेजी से दलदल की ओर बढ़ गए। रेन चाइम मेंढक बहुत बड़े थे, एक पूरी तरह से विकसित बुलफ्रॉग से भी बड़े, और हर कुछ मीटर की दूरी पर बैठे थे। जब भी कोई कीड़ा या छोटा पक्षी उड़कर पास से गुजरता, वे अपना मुंह खोलकर उस पर जलबाण छोड़ते और उसे गिरा देते, फिर अपनी जीभ बढ़ाकर उसे पकड़ लेते। अधिकतर समय वे बिल्कुल स्थिर बैठे रहते, जैसे लकड़ी के ठूंठ हों। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक रेन चाइम मेंढक शिकार कर रहा था। जलबाण की मारक दूरी काफी प्रभावशाली थी और इससे अच्छा खासा नुकसान होता था। चलो पहले जो अकेले हैं उन्हें निशाना बनाते हैं। जो भी करें, एक साथ बहुत सारे मेंढकों को चौंकाना मत, वरना भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लिन छिंगशुए ने सहमति जताई, फिर 3 पूंछ वाली लोमड़ी को हमला करने का आदेश दिया। 3 पवन धाराएं एक रेन चाइम मेंढक की ओर बढ़ी। रेन चाइम मेंढक ने खतरा भांप लिया और अपना मुंह खोलकर 3 जलबाण छोड़े, जो वास्तव में पवन धाराओं को रोकने में सफल रहे। रेन चाइम मेंढक की बड़ी बड़ी आंखें दोनों की ओर घूम गईं। फिर उसने अपना मुंह खोला और जलबाण छोड़े। लिन छिंगशुए ने पुकारा, 3 पूंछ वाली लोमड़ी। 3 पूंछ वाली लोमड़ी की पूंछें लहराईं और उसने पहले से भी बड़ी 3 पवन धाराएं छोड़ी। दोनों पक्षों के कौशल हवा में टकराए, फिर से बराबरी हो गई। इस भारी शोरगुल ने आसपास के रेन चाइम मेंढकों का ध्यान आकर्षित किया और वे सभी उस जगह की ओर बढ़ने लगे। ली ये ने कहा, यह बुरा है, अभी पीछे हटो। लिन छिंगशुए जानती थी कि घिर जाना निश्चित हार है, इसलिए वह लिए के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। जैसे ही वे दलदल की सीमा से बाहर निकले, रेन चाइम मेंढकों ने पीछा करना छोड़ दिया। रेन चाइम मेंढक वास्तव में इतने शक्तिशाली थे, उन सबको मारना बहुत मुश्किल था। कम स्तर की 3 पूंछ वाली लोमड़ी एक साथ कई मेंढकों से नहीं लड़ सकती थी और शोर से दूसरे मेंढक भी आ जाते थे। लिन छिंगशुए ने कहा, सुरक्षा के लिए निशाना बदलते हैं, यहाँ मेंढक बहुत घने हैं। ली ये पूरे समय यही सोच रहा था कि रेन चाइम मेंढकों से कैसे निपटा जाए। अगर मच्छर और लोमड़ी तालमेल बिठाएं तो मौका है। जीतने के लिए मेंढकों को एक एक कर हराना होगा। तुम्हारी लोमड़ी का एलियोर मेंढक को स्तब्ध कर सकता है और मेरे मच्छर का पैरालिसिस उन्हें रोक देगा। जब यह रेन चाइम मेंढक तक पहुंचकर उनकी प्रतिक्रिया धीमी कर देगा और वे जल्द लोमड़ी का कौशल नहीं रोक पाए, तो हम उन्हें एक एक कर हरा देंगे। लिन छिंगशुए कुछ हैरान थी। तुम्हारे मच्छर में कई कौशल हैं, लिए ने कहा। मच्छर काटते समय एनेस्थेटिक इंजेक्ट करता है, जिससे शिकार को पता नहीं चलता। मेरा मच्छर भी वैसे ही काम करता है। अगर योजना सफल रही तो हम जरूर इन रेन चाइम मेंढकों को हरा सकते हैं। लिन छिंगशुए ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने 3 पूंछ वाली लोमड़ी को एक रेन चाइम मेंढक के पास भेजा और आकर्षण कौशल का उपयोग कराया। जैसा कि उम्मीद थी, रेन चाइम मेंढक की आंखों में गुलाबी चमक आ गई और वह 3 पूंछ वाली लोमड़ी को टकटकी लगाकर देखने लगा। खून की प्यासी दानवी मच्छर ने मौका ताड़कर रेन चाइम मेंढक के पीछे से उड़कर एक भारी मात्रा में एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर दिया। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने तुरंत तीनों रेन चाइम मेंढकों पर एक साथ 3 पवन ब्लेड छोड़ दिए। इस बार रेन चाइम मेंढक प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमे थे और उनके जलबाण इधर उधर चले गए। पवन ब्लेड सीधे रेन चाइम मेंढकों पर लगे और उन्हें तुरंत मार डाला। जब लिन छिंगशुए ने देखा कि रणनीति काम कर रही है, तो वह बहुत खुश हुई। तुम्हारा विचार शानदार है। इस तरीके से हम निश्चित रूप से सभी रेन चाइम मेंढकों को साफ कर सकते हैं। आओ इसी तरह करते रहें। ली ने रक्त पिपासु दानवी मच्छर को निर्देश दिया कि वह समन्वय बनाकर रेन चाइम मेंढकों को साफ करता रहे, जबकि वह खुद अपना खंजर निकालकर उनके सिर चीरकर क्रिस्टल कोर खोजने लगा।
7 रेन चाइम मेंढकों को काटने के बाद आखिरकार उसे सोयाबीन के आकार का एक जल तत्व क्रिस्टल कोर मिला। जैसा मैंने सोचा था, यहाँ तक कि निम्न स्तरीय दानव जानवर भी क्रिस्टल कोर उत्पन्न कर सकते हैं, भले ही संभावना कम हो। लेकिन यहाँ रेन चाइम मेंढकों की संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ दर्जन क्रिस्टल कोर हासिल करना निश्चित रूप से संभव है। आमतौर पर बर्फ सी ठंडी रहने वाली 3 पूंछ वाली लोमड़ी की आंखों में जल तत्व क्रिस्टल कोर देखते ही तीव्र लालसा चमक उठी। वह उत्सुकता से लिन छिंगशुए की ओर देखने लगी। फिर लिए ने क्रिस्टल कोर सीधे 3 पूंछ वाली लोमड़ी की ओर फेंक दिया और लोमड़ी उछलकर उसे एक ही बार में निगल गई। वास्तव में जितना ऊंचा पालतू दानव का स्तर होता है, उसे पालना उतना ही कठिन होता है। 3 पूंछ वाली लोमड़ी को साधारण राक्षसी जानवरों के मांस और खून में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल क्रिस्टल कोर पर ही प्रतिक्रिया देती थी, और इतना छोटा क्रिस्टल कोर भी काफी मूल्यवान था। यह स्पष्ट था कि उच्च श्रेणी के पालतू दानव को पालना एक साधारण परिवार के बस की बात नहीं थी। क्रिस्टल कोर खाने के बाद 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने पूरे जोश के साथ काम में खुद को झोंक दिया और उसे एक भी आदेश की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सबसे पहले भ्रमित करने वाला कौशल इस्तेमाल किया ताकि वर्षा घंटी मेंढक का ध्यान आकर्षित किया जा सके। फिर रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर ने उन्हें सुन्न कर दिया और उसके बाद हमला किया। एक के बाद एक लहर में वर्षा घंटी मेंढकों को साफ कर दिया गया। लगभग हर 7-8 मेंढकों से एक छोटा जल तत्व क्रिस्टल कोर प्राप्त होता था। 3 पूंछ वाली लोमड़ी बड़े संतोष के साथ खा रही थी, जबकि मच्छर बड़े घूंटों में खून पी रहा था। जीवन शक्ति लगातार बढ़ रही थी। ली को नया कौशल जल अनुकूलता मिला। यह जल तत्व का नुकसान 50% कम करता है और पानी में सहजता से चलने देता है। यह कौशल भी काफी उपयोगी था। लड़ाई को छोड़ भी दें तो यह तैराकी जैसी साधारण चीज में भी दूसरों पर बढ़त देता था। आधे दिन की मेहनत के बाद इलाके के सभी वर्षा घंटी मेंढकों को साफ कर दिया गया था। अब लिन छिंगशुए को लिए द्वारा मच्छर को अपना पालतू जानवर चुनने पर कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि मच्छर की आक्रमण शक्ति ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन चाहे राक्षसी जानवरों का पता लगाने में हो या हमले में सहायता करने में, यह अमूल्य था। अगर उसने एस रैंक क्रिम्सन फ्लेम गोल्डन टाइगर या अज्योर वाटर डिवाइन टर्टल को चुना होता तो शुरुआती चरणों में स्तर बढ़ाने की गति शायद इतनी तेज नहीं होती। लिन छिंगशुए ने भी चुपचाप यह ठान लिया कि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी लगन से काम करेगी। अगर 3-टेल्ड फॉक्स पुनर्विकसित हुआ तो वो एस रैंक पालतू जानवर बन पाएगा और लिए के साथ जुड़कर वे अपनी शक्ति बढ़ा पाएंगे। लिन छिंगशुए ने कहा, चलो नए इलाके में चलें। लिए ने कहा, ठीक है, उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों को ढूंढते हैं। इसी समय पास से कदमों की आवाज आई और उसके बाद एक चौंकाने वाली चीख सुनाई दी। यहाँ के सारे रेनचाइम मेंढक कैसे मर गए? दोनों ने मुड़कर देखा। वह एक छोटी सी टीम थी। उन्होंने तुरंत लिए और लिन छिंगशुए को देख लिया और समूह की हर नजर उन दोनों पर टिक गई। करीब 28 साल का एक आदमी हल्की झुंझलाहट के साथ बोला, तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने ही इन सारे रेनचाइम मेंढकों को मारा है? लिए ने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हम खास तौर पर रेनचाइम मेंढकों का शिकार करने आए थे। हमें उनके कुछ क्रिस्टल कोर चाहिए थे, लेकिन हमारी ताकत के हिसाब से हम सच में रेनचाइम मेंढकों का मुकाबला नहीं कर सकते। इतने सारे को मारना तो दूर की बात है। मुसीबत मोल न लेना चाहने के कारण लिए ने सीधा झूठ बोल दिया। काले चेहरे वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम दोनों वाकई निम्न स्तरीय टेमर होते तो तुमने रेनचाइम मेंढकों की लाशें बेचने के लिए क्यों नहीं उठाई? तुम दोनों ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, इन्हें तुम दोनों ने ही मारा है। सारे क्रिस्टल कोर हमारे हवाले कर दो, तब हम तुम्हें जाने देंगे। सिर्फ ली और लिन छिंगशुए की उम्र देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वे दोनों हाल ही में टेमर बने हैं। उन दोनों में से कोई भी उच्च स्तर का नहीं था, फिर भी वे इतने सारे रेनचाइम मेंढकों को मारने में सफल रहे थे। ऐसा संभव होने का सिर्फ एक ही तरीका था। उन्होंने या तो कोई ऐसा उपकरण या पालतू जानवर इस्तेमाल किया था जो खास तौर पर रेनचाइम मेंढकों का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त था, और लगभग निश्चित रूप से उन्होंने बड़ी संख्या में क्रिस्टल कोर इकट्ठा किए थे। लिए चुपचाप सतर्क रहा और उसने लिन छिंगशुए की ओर देखकर उसे भी लड़ाई के लिए तैयार रहने का इशारा किया। वह मुस्कुराते हुए बोला, यह गलत फहमी है। सीमित भंडारण के कारण हम लाशें नहीं उठा सके। जंगल में खून की गंध राक्षसी जानवरों को बुला सकती है, जो बड़ी मुसीबत होती। लिए का यह तर्क पूरी तरह सही था। यह तो उनकी पाठ्य पुस्तकों में भी बताया गया था। खून की गंध आसपास के राक्षसी जानवरों को आसानी से आकर्षित कर सकती है। अगर कोई निम्न स्तरीय राक्षसी जानवर आ जाए तो वह संभाला जा सकता है, लेकिन अगर कोई उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर आकर्षित हो गया और वे उससे निपट नहीं पाए तो उनकी जान भी जा सकती है। पर्याप्त शक्ति के बिना कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन लिए कितना भी समझा ले, वे लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने शिकार के लिए बहुत समय तक तैयारी की थी और वे खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं थे। अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन पहले हम हर स्टोरेज आइटम की तलाशी लेंगे। हमारे सामने कोई चाल चलने की कोशिश की तो हम दुश्मन बन जाएंगे। इसमें हमें दोष मत देना। काले चेहरे वाला युवक अब दिखावा करना छोड़ चुका था। उसके दिमाग में भले ही लिए और लिन छिंगशुए ने रेनचाइम मेंढक के क्रिस्टल कोर न लिए हों, लेकिन लिन छिंगशुए सिर से पैर तक महंगे कपड़ों में थी। उसकी पृष्ठभूमि साफ तौर पर अमीर थी। अगर उन्हें क्रिस्टल कोर नहीं भी मिले तो भी इन दोनों को लूटना उनके कुछ नुकसान की भरपाई तो कर ही देगा।
लिए का धैर्य अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने एक चेतावनी दी, हम हाईचेंग हाई स्कूल के छात्र हैं, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि तुम किसे लूटने जा रहे हो। लेकिन वे बस इस पर हंस पड़े। क्या हुआ अगर तुम हाईचेंग हाई स्कूल से हो? यहाँ शिकार में लोग मरते ही हैं, ये सामान्य है। लिन छिंगशुए की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसके दिमाग में तो यह भी नहीं आया था कि कोई दिन दहाड़े डकैती और हत्या की कोशिश करेगा। वह बोला, कितनी घमंडी हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें लूट सकती हो? हे, सुंदर लड़की है और मिजाज भी तेज है, मुझे यही पसंद है। सहयोग करो तो बच जाओगी, वरना बेरहमी के लिए तैयार रहो। माहौल में तनाव बढ़ गया। उन्होंने अपने पालतू जानवरों को भी बुला लिया। लिए का दिल बैठ गया। उनके पालतू जानवर सभी लगभग स्तर 20 के थे। अब वे इसका मुकाबला कैसे करेंगे? कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग शुरू से ही इतने बेखौफ थे। ये लोग सच में बिना किसी परेशानी के मार सकते थे और गवाहों को भी खत्म कर सकते थे। ली ये कुछ कहने ही वाला था कि लिन छिंगशुए उसके पास आई और धीरे से बोली, मैं उन्हें रोकूंगी, तुम भाग जाओ। लिए ने बिना झिझक मना कर दिया, नहीं, तुम अकेले उन सब का सामना नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत को अब भी कम आंका जा रहा है। पूरे दिन के शिकार ने मच्छर को लगातार खाने के मौके दिए थे और उसका स्तर तेजी से बढ़ गया था। मच्छर पहले ही स्तर 10 से ऊपर जा चुका था और प्रतिभा के फीडबैक के साथ ली ये की अपनी क्षमताएं भी काफी हद तक बढ़ गई थीं। उनसे सीधी भिड़ंत अभी उसके पक्ष में नहीं थी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह योद्धा समान शक्तिशाली है। लिए ने धीरे से कहा, मुझ पर भरोसा है तो मेरी योजना मानो, हम उन्हें पक्का हरा देंगे। लिन छिंगशुए को उस पर पूरा भरोसा था और उसने तुरंत सहमति जता दी। तुम उन्हें उलझाओ, मैं भागने का नाटक कर पीछे से हमला करूंगी, लिए ने कहा। अगर तुम उनके जानवरों को उलझा सको तो हम जीत सकते हैं। लिन छिंगशुए बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर दुश्मन को करीब देख उसने तुरंत थ्री टेल्ड फॉक्स को हमले का आदेश दिया। थ्री टेल्ड फॉक्स का हमला उतना ही शक्तिशाली था जितनी उम्मीद थी। हवा की धारियां और आग का गोला एक साथ छोड़े गए। हमला बेहद जबरदस्त था। लिन छिंगशुए ने हारने का नाटक किया और जोर से चिल्लाई, भागो, मदद ले आओ। लिए बिना कुछ कहे मुड़कर भाग गया, जिससे उन्हें लगा कि वह सच में लड़ने में असमर्थ है और भागने की कोशिश कर रहा है। काले चेहरे वाले युवक ने गुस्से में कहा, मौत को बुला रहा है, उसका पालतू जानवर एक अजगर है। अजगर ने सबके सामने अपनी पूंछ घुमा दी, जिससे आग का गोला और हवा की धारियां पूरी तरह रुक गईं। अजगर के शरीर पर बस कुछ निशान ही रह गए। इतनी कमजोर ताकत से मुझसे लड़ोगे? तुम्हारे पालतू की प्रतिभा अच्छी है, पर मेरे सामने कुछ नहीं। मरना नहीं तो हार मान लो, दया की उम्मीद मत करना। लिन छिंगशुए ने कहा, इतना घमंड मत करो, स्कूल के लोग शोर सुनकर आते ही होंगे। दिन दहाड़े हत्या और डकैती का अंजाम सोच लो। मरने वाले हो फिर भी जुबान चला रही हो। मैं तुम्हें छोड़ने वाला था, पर अब सबूत मिटाने होंगे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि लिन छिंगशुए ने लड़ने की हिम्मत इसलिए दिखाई क्योंकि उन दोनों को क्रिस्टल कोर मिल गए थे, इसलिए वे और भी ज्यादा बेरहमी से वार करने लगे, बिना किसी रोक टोक के। काले चेहरे वाले युवक ने आदेश दिया, जाओ, उस लड़के को वापस ले आओ। फिर उसने लिन छिंगशुए पर अपना हमला जारी रखा। 3 पूंछ वाली लोमड़ी भी पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसने एक विशाल अग्निगोला बुलाया और उसे अजगर की ओर फेंक दिया। अजगर ने उस अग्निगोले में छुपी जबरदस्त शक्ति को महसूस किया और सीधे वार झेलने की हिम्मत नहीं की। वह एक तरफ हट गया। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने बड़ी मात्रा में क्रिस्टल कोर अवशोषित कर ली थी और शक्ति से भरपूर थी। वह एक के बाद एक अग्निगोले दाग रही थी। वह वास्तव में अजगर को पास भी नहीं आने दे रही थी। 3 पूंछ वाली लोमड़ी, इन्हें रोके रखो, लिन छिंगशुए ने पुकारा। उसका इरादा था कि वह उन सभी 5 को वहीं रोक कर रखे और लिए के लिए समय खरीदे। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने अग्निगोले दागने के साथ साथ हवा की धारियां भी छोड़ी ताकि वे उन्हें रोक सके। ली यांग पीछा करने ही वाला था कि एक हवा की धार सीधी उसके सिर पर आ गिरी, जिससे वह घबराकर बचने के लिए इधर उधर भागा। वह इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। साथ ही पर झल्लाया, कैसी रोकथाम थी ये, वो मुझे मार ही देती। उस लड़की का पालतू जानवर निश्चित रूप से ए रैंक का है, इसे संभालना आसान नहीं है। आओ, हम सब मिलकर पहले उसे ही निपटाते हैं। हमारे शिकारी पालतू जानवर हैं, वो दूर नहीं जा पाएगा। काले चेहरे वाला युवक यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि स्तर में बढ़त होने के बावजूद उसे लिन छिंगशुए द्वारा दबा दिया जाएगा। यह वाकई शर्मनाक था। उन्होंने पहले भी कई बार अकेले यात्रियों को लूटा और मार डाला था। यह बात किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए थी। 5 लोगों के एक साथ हमले का सामना करते हुए लिन छिंगशुए पर दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया, लेकिन वह भी तेज दिमाग वाली थी। वह लगातार पीछे हटते हुए लड़ रही थी, उन्हें खुद को घेरने नहीं दे रही थी। बाकी लोगों के पालतू जानवर या तो शारीरिक हमलों या एकल लक्ष्य वाले जादुई हमलों पर निर्भर थे, लेकिन लिन छिंगशुए की 3 पूंछ वाली लोमड़ी एक साथ फायरबॉल और विंड ब्लेड का इस्तेमाल कर सकती थी। वह शक्तिशाली और तेज थी, अकेले 5 को रोके थी और यह कारगर था। समय बीतने पर वे बेचैन होने लगे। ऐसी जोरदार लड़ाई आसपास का ध्यान खींच सकती थी। लोग आ गए तो वे मुसीबत में फंसेंगे। छात्रों पर हमले से उनके खिलाफ बड़ा तलाशी अभियान छिड़ जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता कि एक छात्र हम में से इतने लोगों को रोक सकता है। अब और मत रोको, पूरा हमला करो। काले चेहरे वाला युवक जल्दी से बोला, अगर एक भी व्यक्ति बचकर निकल गया तो वह मदद ले आएगा। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा।
हर किसी की नजरें पूरी तरह से लिन छिंगशुए पर टिकी थीं। लिए ने अपनी गति को पूरी सीमा तक बढ़ा दिया और उन सभी पांचों के पीछे से घूम गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसने मच्छर को हमला करने का आदेश दिया। सबसे पीछे वाला व्यक्ति मच्छर की आवाज सुनकर उलझन में सिर घुमाकर देखने लगा। इसके पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, मच्छर की सूंड सीधी उसकी गर्दन में घुस गई। एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर दिया गया। उसका शरीर तेजी से अकड़ गया। अब वह उसके नियंत्रण में नहीं था। मच्छर का हमला जानलेवा नहीं था, लेकिन इसने उसकी चलने फिरने की क्षमता को काफी हद तक कम कर दिया। लिए ने मौके का फायदा उठाया और पास जाकर अपनी मुट्ठी उस आदमी के चेहरे पर दे मारी। इस हलचल ने बाकी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लिए को, जिसे भागा हुआ समझा गया था, वापस आकर अचानक हमला करते देख वे हैरान भी हुए और गुस्से में भी आ गए। लिए ने एक को निपटाया और अगले की ओर बढ़ गया, लेकिन वह व्यक्ति न केवल घबराया नहीं, बल्कि उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक चमक उठी। उसने हाथ हिलाया और अपनी दूसरी पालतू जानवर को बुलाया। 1 मीटर से भी लंबी छिपकली, जिसका शरीर मोटे बख्तरबंद प्लेटों से ढका था, उसके दांत आधे मुंह से बाहर निकले हुए थे और वह बेहद डरावनी लग रही थी। एक बार हमला करना अलग है, वही चाल बार बार नहीं चलेगी। उसने छिपकली से लिए पर हमला कराया, पर लिए ने बचाव नहीं किया और सीधे उसके जबड़े पर लात मारी। भारी ताकत से छिपकली लुढ़कती चली गई। उस आदमी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसकी छिपकली बी रैंक की थी। उसकी युद्ध क्षमता कोई मजाक नहीं थी। भले ही वह अभी अभी बुलाई गई थी और उसका स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, फिर भी वह एक आम इंसान को संभालने के लिए काफी थी। लिए ने छिपकली से कैसे बचाव किया और फिर एक ही लात में उसे गिरा दिया। उस लात में कम से कम 2 या 300 कैटी किलोग्राम के बराबर ताकत थी। एक टेमर के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? फिर लिए सीधे उस आदमी की ओर बढ़ा। इस दूरी पर बचना नामुमकिन था। एक घूंसे ने उसे हवा में उड़ा दिया। वह जमीन पर गिरा और कई बार लुढ़का। उसकी आंखें पलट गईं और वह बेहोश हो गया। बाकी तीनों ने अपनी दूसरी पालतू जानवरों को बुलाया और कहा, आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। वे लेवल 20 तक पहुंच चुके थे और हर एक ने दूसरी पालतू जानवर से अनुबंध कर लिया था। उन्हें लगा था कि टीम बनाकर वे अजेय हो जाएंगे, लेकिन अब वे यहाँ थे। लिए ने उनकी धमकियां अनसुनी कर दी। वह मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बोला, अपनी पीठ संभालो। लिन छिंगशुए को चिंता थी कि वे सब लिए पर ध्यान केंद्रित करेंगे, इसलिए उसने 3 पूंछ वाली लोमड़ी को पूरी ताकत से हमला जारी रखने को कहा। कमबख्त, तुम तीनों ध्यान लगाओ। अपने पालतू जानवरों को निर्देश दो। उन्हें लिन छिंगशुए और लिए के बीच बांट दो। ऐसी लूटपाट पहले हमेशा आसानी से हो जाती थी। पीड़ित या तो बिना लड़े ही अपनी कीमती चीजें सौंप देते थे या मारे जाते थे, लेकिन आज का दिन किसी बुरे सपने जैसा था। 2 लोग जिनके पास कोई उच्च स्तरीय शक्ति नहीं थी और उनसे निपटना इतना मुश्किल हो रहा था। एक पल की लापरवाही में उनके 2 साथी पहले ही गिर चुके थे। लिए ने उनके पालतू जानवरों पर हमला किया, जिससे उनका ध्यान उसकी ओर गया। खून की प्यासी दानवी मच्छर बिजली की गति से उन तीनों की ओर उड़ गई। सिर्फ एक मच्छर है जो मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। मर जा। काले चेहरे वाला युवक मच्छर को अपनी ओर आते देख बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसे हवा में ही मारने के लिए झपटता है। खून की प्यासी दानवी मच्छर पास आई और एक वायुधार और एक छोटा आग का गोला बुलाया। हालांकि उसके स्तर के कम होने के कारण उसकी शक्ति ज्यादा नहीं थी। अगर सामने कोई पालतू जानवर होता तो शायद कोई और इसे चकमा देने की भी जरूरत नहीं समझता, लेकिन निशाना एक इंसान था। इससे सारी स्थिति बदल गई। एक टेमर की शारीरिक बनावट आम इंसान से बस थोड़ी ही मजबूत होती है। यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर की वायुधार और आग का गोला भी उसे मारने के लिए काफी होते हैं। काले चेहरे वाला युवक चौंक गया और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचकर बचने की कोशिश की, लेकिन वह जितनी भी तेजी से हिला, मच्छर की उड़ान से तेज नहीं था। मच्छर की लंबी सूंड उसकी गर्दन के पीछे घुस गई और एक तेज असर वाला बेहोशी का इंजेक्शन डाल दिया। काले चेहरे वाले युवक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका गला खड़कने और घरघराने लगा, लेकिन वह एक भी आवाज नहीं निकाल सका। उसके चारों अंग सुन्न हो गए, लगभग पूरी तरह से बेकार। लिए ने मौके का फायदा उठाया और झपटकर एक घूंसे में उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने बाकी दोनों के साथ भी यही किया, दोनों को गिरा दिया। ये पहली बार था जब लिन छिंगशुए ने लिए को लड़ते हुए देखा था। वह हैरानी से बोली, लिए, तुम योद्धा कब बने? ली ये बोला, मैंने गुप्त रूप से अभ्यास किया ताकि किसी को पता न चले। देखो, सब चौंक गए और ये काम कर गया। अगर उन्हें मेरे ड्यूल क्लास्ड होने का पता होता तो इतनी आसानी नहीं होती। लिन छिंगशुए बोली, अब समझी कि तुमने मच्छर से अनुबंध क्यों किया। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। हर किसी ने लिए को कम आंका था। ज्यादा से ज्यादा वे उसे एक जबरदस्त सपोर्ट टाइप टेमर मानते थे, लेकिन वे सभी गलत थे। इससे लिन छिंगशुए के भीतर भी एक नई ऊर्जा जाग उठी। अब उसे और भी कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना वह लिए की रफ्तार से पीछे रह जाएगी। गिरा हुआ वह युवक गुस्से में चिल्लाया, आज मैं हार मानता हूं। हमें जाने दो, वरना हमारा संगठन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मौत करीब देख भी वह चुप नहीं था। लिए ने तंग आकर उसे एक लात मार दी। सुन लो, अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। मैं ब्लैक वुल्फ मर्सिनरी कॉर्प्स से हूं। लिए और लिन छिंगशुए ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक ही निष्कर्ष निकाला। अब किसी भी तरह का समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्हें छोड़ना सिर्फ बदला लेने की गारंटी देता। सबसे सुरक्षित यही था कि कोई सबूत न छोड़ा जाए।
ऐसा व्यवहार करो जैसे इन लोगों से कभी सामना ही नहीं हुआ। सूचना देने के लिए धन्यवाद। तुम्हें मार देना ही ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। आखिरकार यहाँ किसी ने कुछ देखा ही नहीं। वह युवक डर से कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने निर्दयी होंगे। वह गिड़गिड़ाया, हमें जाने दो, सब ले लो, हम बदला नहीं लेंगे। लिए को उस पर भरोसा नहीं था। उसने राक्षसी मच्छर को फायरबॉल से उन्हें जलाकर राख करने का आदेश दिया। लिन चिंगशुए ने आखिरकार पूछा, तुम्हारा मच्छर किस रैंक का है? इसमें इतनी क्षमताएं कैसे हैं? अगर यह मामूली पालतू जानवर होता तो इसमें शायद ही कोई हमला करने की क्षमता होती। यहाँ तक कि एक आम इंसान को भी मच्छर के काटने से बस हल्की सी सूजन ही आती है। लेकिन रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर तो सिर्फ 2 दिनों में ही साफ तौर पर बड़ा हो गया था और अब उसने कई अलग अलग क्षमताएं भी दिखा दी थीं। यहाँ तक कि उसके 3 पूंछ वाले लोमड़ी के पास भी सिर्फ 3 ही क्षमताएं थीं। ये विश्वास करना मुश्किल था। लिए को लिन चिंगशुए के चरित्र पर पूरा भरोसा था। वह पहले से जानता था कि उसके साथ टीम बनाने के लिए राज तो जरूर खुलेंगे ही। लिए ने कहा, यह उसकी क्षमता है। खून चूसने से यह नई नई क्षमताएं हासिल कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब इसने जल तत्व वाले राक्षसी जानवर का खून पिया तो इसने वाटर एरो सीख लिया। उसने बात करते हुए रक्त पिपासु राक्षसी मच्छर से यह कौशल दिखवाया। हालांकि इस कौशल की शक्ति रेनचाइम मेंढक के मुकाबले काफी कमजोर थी। लिन चिंगशुए की आंखें और भी ज्यादा हैरानी से फैल गईं। वह पहले से भी ज्यादा स्तब्ध थी। उसने कभी भी ऐसा कोई पालतू जानवर नहीं सुना था जो अनंत रूप से नई नई क्षमताएं हासिल कर सकता हो और वे क्षमताएं लगातार स्तर बढ़ाकर और भी शक्तिशाली बन सकती हों। अगर ऐसा संभव है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि यह अब तक का सबसे शक्तिशाली पालतू जानवर बन सकता है? उसकी जितनी भी शांत और ठंडी मिजाज वाली शख्सियत थी, उस पल वह अपनी संयमितता बनाए नहीं रख सकी। लिन चिंगशुए को आखिरकार समझ आ गया कि लिए ने एस रैंक पालतू जानवर को क्यों छोड़ दिया और एक मच्छर को क्यों चुना। सही प्रशिक्षण के साथ क्या यह मच्छर एस रैंक को पार नहीं कर सकता या यहाँ तक कि सेक्रेड रैंक से भी ऊपर जा सकता है? लिए ने कहा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। ऐसी किसी चीज की कोई मिसाल नहीं है। यह मच्छर साधारण मच्छर जैसा नहीं है। ये खून चूसकर नई क्षमताएं हासिल कर सकता है और अपना विकास पूरा कर सकता है। ये किस स्तर तक पहुंच सकता है या इसकी कोई सीमा है या नहीं, मुझे नहीं पता। इसे चुनना इसकी प्रतिभा पर एक दांव था। लिन चिंगशुए की नजरें अब दृढ़ हो गईं। उसने कहा, चाहे यह कभी एस रैंक तक न भी पहुंचे, सिर्फ इसकी प्रतिभा वाली क्षमताएं ही इसे असाधारण बनाती है। कम से कम तुम एक बेहद शक्तिशाली टॉप टियर सपोर्ट टेमर बन सकते हो। अब से मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये कहते हुए लिन चिंगशुए के गालों पर हल्की सी लाली छा गई। लिए ने इसमें कुछ भी खास नहीं समझा। लिन चिंगशुए हैचेंग के एक बड़े परिवार से थी और बेहद खूबसूरत भी थी। वो उसमें आखिर क्या देख सकती थी? उसकी दोस्त होना ही उसके लिए काफी से ज्यादा था। ठीक है, अब से हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं स्काउटिंग संभालूंगा और हम दोनों मिलकर अपने रास्ते की हर रुकावट को पार करेंगे। लिन चिंगशुए ने देखा कि लिए ने उसकी बातों के पीछे छुपे जज्बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। उसने राहत की एक हल्की सांस ली, लेकिन साथ ही साथ उसके भीतर थोड़ी सी निराशा भी थी जिसे वह नकार नहीं सकी। फिर भी ये समझ में आने वाली बात थी। लिए अभी अभी एक ब्रेकअप से गुजरा था। उसका दिमाग उस ओर जाने वाला नहीं था। तो चलो अब और निशाने ढूंढते हैं। वे दोनों ज्यादा दूर नहीं चले थे कि अचानक लिए रुक गया। खून की प्यासी दानवी मच्छर ने मानसिक संपर्क के जरिए कुछ जानकारी भेजी थी। लिन चिंगशुए ने उसमें आया बदलाव देखा और पूछा, क्या हुआ? कुछ मिला क्या? आगे एक छोटी टुकड़ी है। उनकी गतिविधियां कुछ अजीब लग रही हैं। वे लगभग 800 मीटर दूर हैं। 7 लोगों का समूह है। क्या लगता है उन्होंने कोई शिकार लायक चीज ढूंढ ली है? हमें जाकर देखना चाहिए। यह सही नहीं लगता। हम यहाँ शिकार करने आए हैं, दूसरों के निशाने चुराने नहीं। लिन चिंगशुए चाहती थी कि लिए इस विचार को छोड़ दे। जंगली इलाके में जहाँ शिकार पहले से ही खतरनाक था, किसी दूसरे समूह से टकराव मोल लेना समझदारी नहीं थी। चलो पहले उन्हें थोड़ा फॉलो करते हैं, फिर कोई फैसला करेंगे। हम उनका शिकार नहीं छीन रहे हैं। अगर हमें कोई शक्तिशाली राक्षसी जानवर मिल भी गया तो मुझे बस इतना चाहिए कि मच्छर को उसका थोड़ा सा खून चूसने का मौका मिल जाए। शक्तिशाली राक्षसी जानवर बहुत कम मिलते हैं और जब मिल भी जाएं तो हमारी मौजूदा ताकत शायद उन्हें संभालने के लिए काफी ना हो। लेकिन जितनी तीव्र लड़ाई किसी शक्तिशाली राक्षसी जानवर के साथ होगी, वह उतना ही ज्यादा घायल भी होगा। ऐसे में मच्छर को चुपके से उसका थोड़ा खून चूसने देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लिए की बात सुनकर लिन चिंगशुए तुरंत मान गई तो दोनों तेजी से शिकार करने वाले दल के पीछे चल पड़े। जब वे उनके पास पहुंचे और समूह के चेहरों और कपड़ों को साफ साफ देखा तो दोनों चौंक गए। वे लोग हान कबीले के थे। लिए का गुस्सा उफान पर आ गया। ये तो पहले ही बुरा था कि हान चेन ने उसकी प्रेमिका छीन ली थी। उसने अपने गुर्गों को भी लिए के लिए मुसीबत खड़ी करने भेजा था। ये तो हद से ज्यादा था। ये हिसाब ऐसा नहीं था जिसे वह इतनी आसानी से छोड़ देता। चूंकि वे हान कबीले के लोगों से टकरा ही गए थे तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर उनके लिए भी कुछ मुसीबत खड़ी कर दी जाए। लिन चिंगशुए ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह पहले ही समझ चुकी थी कि ली ये क्या करने वाला है। उसका हान कबीले के प्रति कोई भी सद्भावना नहीं थी। अगर लिए उनसे बदला लेना चाहता था तो उसे रोकने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसलिए दोनों चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़े। सावधान रहो,
उनके पास एक खोजी प्रकार का पालतू जानवर है, हमें आसानी से देखा जा सकता है। लिये ने पास जाकर देखा और जल्दी से लिन चिंगशुए को एक पेड़ के पीछे खींच लिया। चूंकि उनके पीछे खून की प्यासी दानवी मच्छर थी, इसलिए उनके पकड़े जाने की संभावना कम थी। वे काफी मजबूत हैं, उनमें से एक स्तर 40 पर है। मुझे लगता है कि यह अभी भी थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा है। लिन चिंगशुए को मारे जाने की चिंता थी। आखिरकार वे जंगल में थे और यहाँ छात्र होने से उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हम दूरी बनाए रखते हैं और देखते हैं। हम तभी कदम उठाएंगे जब हमें पूरा भरोसा हो। लिये, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। लिये ने कहा, बिल्कुल, मैं अपनी जान की बहुत कदर करता हूँ। लिन चिंगशुए चुप हो गई। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। अगर वे पकड़े भी जाते तो वह लिये की रक्षा करती और पहले उसे बाहर निकालती। हान कबीला उसकी तरफ कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। बस लिये सुरक्षित निकल जाए, यही सबसे जरूरी था। वे उस समूह का 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक पीछा करते रहे। उन्हें बार बार रुकते और चलते हुए देखा। अक्सर वे जमीन पर झुककर निशान जांचते थे। कुछ देर बाद उन्होंने अचानक अपनी गति तेज कर दी। एक लकड़बग्घा उनके आगे दौड़ पड़ा और वे तेजी से उसके पीछे हो लिए। लगता है उन्होंने अपना निशाना ढूंढ लिया है। हम सही थे, आगे जरूर कोई शक्तिशाली राक्षसी जानवर है। लिये और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। हान कबीले के लोग जरूर उस राक्षसी जानवर से लड़ने वाले थे। वे अपने साथ एक लेवल 44 का एक्सपर्ट भी लाए थे। वह राक्षसी जानवर यकीनन बहुत ताकतवर होगा। अगर मच्छर ऐसा खून चूस ले तो उसकी ताकत और विकास के लिए ये काफी होगा। लिये ने सोचा, अच्छा होगा अगर दोनों घायल हो जाएं, फिर मैं और लिन चिंगशुए फायदा उठा लेंगे। वैसे भी हान चेन से रिश्ता टूटने के बाद अब लिहाज की जरूरत नहीं थी। इसी वक्त एक भेड़िए की डरावनी हुआ हवा में गूंज उठी और जमीन तक कांप उठी। दूर दूर तक पेड़ों से पक्षी एक साथ डरकर उड़ गए। लिये और लिन चिंगशुए दोनों ने महसूस किया कि उस झटके से उनके सीने में खून और ऊर्जा उफान मारने लगी। उन्हें भूकंप जैसा महसूस हुआ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखों में हैरानी थी। ये किस तरह का राक्षसी जानवर था? आवाज तो भेड़िए की लग रही थी, लेकिन किस भेड़िए में इतनी ताकत होती है? कम से कम ये तो कोई भेड़िया राजा ही था। लिये को अचानक एहसास हुआ, भेड़िया राजा बच्चे देने वाला है और यह कोई साधारण भेड़िया राजा नहीं है। ये लोग उसके बच्चों के पीछे हैं। हान कबीले ने वाकई गहराई से सोचा है। क्या वे हान चेन के अगले पशु अनुबंध की तैयारी कर रहे हैं? आत्मा पशु से अनुबंध करने के 2 तरीके थे। पहला तरीका था आह्वान करना, जो सीधे पहले पालतू किए गए पशु की श्रेणी और ताम्र की अंतिम क्षमता की सीमा तय करता था। स्तर 20 पर पहुंचने और दूसरा पशु अनुबंध करने पर एक नया विकल्प मिलता है। बिना पैसे वाले दूसरे पशु के लिए आह्वान पर दांव लगाते हैं, पर इसकी श्रेणी पहले वाले से ऊपर नहीं जा सकती। हालांकि बाद में की गए शोध के दौरान टेमर्स ने यह खोजा कि दूसरी बीस्ट को एक अलग तरीके से अनुबंधित किया जा सकता है, एक हाल ही में जन्मे युवा जीव का चयन करके और उसे पालकर, जिससे वह और टेमर के बीच एक बंधन बन सके। जब वह स्तर 20 पर पहुंच जाता है तब राक्षसी जानवर के साथ अनुबंध किया जा सकता है। इस विधि से टेमर को सबसे शक्तिशाली प्रजाति के राक्षसी जानवर को अनुबंधित करने का विकल्प मिलता है, जिससे समनिंग की सभी कमियां पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। हान चेन का पहला पालतू जानवर पहले से ही भेड़िया प्रकार का था। दूसरी बार भेड़िया प्रकार के पालतू जानवर से अनुबंध करने पर सफलता की दर और भी अधिक होती। स्पष्ट है कि हान कबीले ने हान चेन के भविष्य के लिए काफी सोच विचार किया था, यहाँ तक कि उन्होंने वुल्फ किंग के एक पिल्ले को ढूंढ निकाला। प्रजाति अभी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उस हुंकार से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी शक्ति निस्संदेह जबरदस्त थी। ब्लड क्रेविंग डेमन मिज आगे उड़कर जानकारी इकट्ठा करने गई और कुछ ही देर में लौट आई। हान कबीले के लोगों ने समय का चुनाव बिल्कुल सही किया था। इस समय वुल्फ किंग सबसे अधिक कमजोर था। मारने का यह सबसे उपयुक्त मौका था और यह एक बहुत ही दुर्लभ विंग्ड वुल्फ किंग था, एक शिखर ए स्तरीय जीव। लिन चिंगशु भी उतना ही हैरान थी। सभी पालतू जानवरों की क्षमताओं में सबसे अधिक मूल्यवान क्षमता उड़ने की थी। इस प्रकार का जानवर वैसे भी बेहद दुर्लभ था। भले ही इसकी युद्ध क्षमता कुछ कम हो, उड़ने की क्षमता इसे असाधारण बना देती थी। क्या तुम्हें लगता है कि हम विंग्ड वुल्फ किंग के बच्चों को अपने लिए ले सकते हैं? लिन चिंगशी का दिल भी मचल उठा। भले ही वह खुद उनका इस्तेमाल न कर सके, वे उसके परिवार के अन्य लोगों के काम आ सकते थे। ली यी हल्के से मुस्कुराया। कोशिश करने लायक है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। जो भी हो, ध्यान रखना कि वे हमें देख ना लें। एक विंग्ड वुल्फ किंग प्रसव के बाद कमजोर तो हो जाती है, लेकिन उसका स्वभाव कहीं ज्यादा आक्रामक भी हो जाता है। इन लोगों के लिए विंग्ड वुल्फ किंग को मारना उतना आसान नहीं होगा जितना वे सोच रहे हैं। लिन चिंगशु ने पूरी तरह सहमति जताई। दोनों छिपकर बैठ गए और उस समूह को देखने लगे। विंग्ड वुल्फ किंग ने बच्चों को जन्म देते ही अजनबी गंध महसूस की, जिससे वह बेचैन हो गई। उसने डराने के लिए दहाड़ मारी। आम जानवर ऐसी दहाड़ सुनकर भाग जाते, लेकिन पालतू जानवरों पर कोई असर नहीं हुआ। टीम लीडर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंख के कोने से जबड़े तक लंबा चाकू का निशान था, जिससे उसका चेहरा डरावना और खतरनाक लग रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। वुल्फ किंग ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है। ये अभी भी अपनी कमजोरी की अवधि में है। हमें अभी विंग्ड वुल्फ किंग से निपटना चाहिए। मोटा टेमर हान झांग ने एक विशाल कछुआ बुलाया। दूर से देख रहे ली यी ने तुरंत सब समझ लिया। यह शिकार दल खास तौर पर विंग्ड वुल्फ किंग से निपटने के लिए इकट्ठा किया गया था।
इसमें हमला करने वाले टेम्ड बीस्ट्स एक उड़ने वाला टेम्ड बीस्ट और एक रक्षा करने वाला टेम्ड बीस्ट था जो विंग्ड वुल्फ किंग के हमलों को रोक सकता था और उसे हवा में भागने से रोक सकता था। जब ली को पूरी स्थिति समझ में आ गई तो उसके सीने में उत्साह भर गया। वह निश्चित ही विंग्ड वुल्फ किंग का खून हासिल करने वाला था। पहले उन्हें आपस में लड़कर एक दूसरे को कमजोर होने दो। हान जांग ने कछुए वाले टेम्ड बीस्ट को विंग्ड वुल्फ किंग की गुफा में भेजा। कुछ ही पलों बाद गुफा के अंदर से एक धरती हिला देने वाली दहाड़ गूंजी जिससे जमीन कांप उठी। कुछ ही देर में दो विशाल आकृतियां गुफा से बाहर निकल आईं। कछुआ लड़ते हुए पीछे हट रहा था। उसका पूरा शरीर अपने खोल में सिमट गया था और कछुए की गति ली की कल्पना से कहीं अधिक थी। उसे लगा था कि कछुए धीमे होते हैं, लेकिन जब यह दौड़ा तो किसी भी अन्य जानवर से कम तेज नहीं था। खुले मैदान में पहुंचते ही कछुआ पूरी तरह अपने खोल में सिमट गया और स्थिर हो गया, जिससे विंग्ड वुल्फ किंग को बिना किसी रुकावट के हमला करने का मौका मिल गया। कभी कभी जब विंग्ड वुल्फ किंग पास आता तो कछुआ अचानक अपना सिर बाहर निकालकर झपट्टा मारता। सौभाग्य से विंग्ड वुल्फ किंग की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। अगर वह काट लग जाती तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। मध्यम आयु के आदमी ने जोर से आदेश दिए और अधिक पालतू जानवर बुलाए गए। वे सब एक साथ झुंड बनाकर आ गए। विंग्ड वुल्फ किंग चौंक गया और तुरंत अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। इस स्तर का जानवर बहुत बुद्धिमान होता है। विंग्ड वुल्फ किंग समझ गया कि उस पर घात लगाई गई है। उसे अपने नवजात शावकों की रक्षा करनी थी। उसका अपना शरीर अभी भी गंभीर रूप से कमजोर था और खुले में उसे कोई लाभ नहीं था, इसलिए वह वापस गुफा में लौट गया। कम से कम वहां उसे चारों ओर से हमला नहीं किया जा सकता था और वह शावकों की सुरक्षा कर सकता था। फिर ऊपर से एक स्पष्ट बाज की चीख सुनाई दी। हवा की धारें तेजी से नीचे की ओर लहराती हुई आईं। बाज ने अपने पंजे फैलाए और विंग्ड वुल्फ किंग पर झपट पड़ा। बाज स्तर और श्रेणी दोनों में विंग्ड वुल्फ किंग से नीचे था, लेकिन वुल्फ किंग चारों ओर से घिरा हुआ था। सिर्फ थोड़ी सी देर के बाद विंग्ड वुल्फ किंग पूरी तरह से उससे बच नहीं सका। उसके शरीर के चारों ओर जल्दी से एक प्रकाश की ढाल बन गई, जिसने बाज के हमले को सीधे झेला। विंग्ड वुल्फ किंग को जमीन पर पीछे धकेल दिया गया। क्रोधित होकर उसने दहाड़ लगाई और पास के पालतू जानवर पर झपट पड़ा। वुल्फ किंग की तरह वह अकेले कई विरोधियों से डटकर लड़ रहा था। मध्यम आयु का टीम लीडर बिल्कुल चिंतित नहीं था। उसका चेहरा शांत बना रहा। हालांकि वुल्फ किंग की गति अभी बहुत तेज थी, लेकिन उसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था और वह इसे ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकता था। उन्हें बस इतना करना था कि उसके थकने का इंतजार करें, फिर हमला तेज कर दें। ली समझ गया कि यह लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। उसने मौका देखा और ब्लड क्रेविंग डेमन मिज को गुफा के अंदर भेज दिया। गुफा बहुत गहरी थी। मच्छर 100 मीटर से भी ज्यादा उड़ता रहा, तब जाकर उसे अंत मिला। वह मांद में 2 भेड़िया शावकों को मिला, जिनकी आंखें बंद थीं और वे शांति से सो रहे थे। दोनों की पीठ पर छोटी छोटी पंखों की एक जोड़ी थी जो उन्हें बेहद प्यारा बना रही थी। ब्लड क्रेविंग डेमन मिज के मानसिक संबंध के जरिए ली को गुफा के अंदर हो रही हर बात का पता चल रहा था। उसने बिना झिझक आदेश दिया, पहले थोड़ा खून निकालो और देखो क्या होता है। ब्लड क्रेविंग डेमन मिज ने उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर के खून की गंध पकड़ी और वह साफ तौर पर उत्साहित हो गया। उसने एक शावक की गर्दन की नस के साथ खुद को संरेखित किया और अंदर घुस गया। जीवन शक्ति 2 बढ़ गई। उच्च स्तरीय राक्षस होने से शक्ति काफी बढ़ी है। ली ने ब्लड क्रेविंग डेमन मिज को दोनों का खून बराबर पीने को कहा, फिर पाचन के लिए वापस बुला लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। विंग्ड वुल्फ किंग की आक्रामकता पहले की तुलना में काफी कम हो गई थी। वुल्फ किंग और पालतू जानवर दोनों ही घावों से ढके हुए थे। यहाँ तक कि लिन छिंगशू भी समझ सकती थी कि वुल्फ किंग की हार अब केवल समय की बात है। वुल्फ किंग मुश्किल से टिक पा रहा है। क्या हमें दखल देकर मदद करनी चाहिए? जल्दी मत करो। मुझे लगता है कि विंग्ड वुल्फ किंग ने अभी तक अपना आखिरी दांव नहीं चला है। अगर हम अभी वुल्फ किंग को बचाने के लिए आगे बढ़े तो खुद वुल्फ किंग के हाथों मारे जा सकते हैं, और अगर वुल्फ किंग भाग गया तो हम हान कबीले के लोगों से घिर जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। लिन छिंगशुई ने तुरंत ली के फैसले पर भरोसा किया और धैर्यपूर्वक इंतजार करने का निश्चय किया। ली भी ब्लड क्रेविंग डेमन मिज के पचने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद उसकी ताकत कुछ हद तक बढ़ जाएगी, जिससे जब समय आएगा तो उसके पास बेहतर मौका होगा। कुछ ही पलों बाद विंग्ड वुल्फ किंग ने एक मौका पकड़ा और अपने जबड़े एक सांप पालित जानवर की गर्दन पर कस दिए, फिर उसे पूरी ताकत से फेंक दिया। विशाल नाग की गर्दन लगभग आधी फट गई थी। वह जमीन पर लिपट कर गिर पड़ा। यह साफ था कि वह जीवित नहीं बचेगा। टेमर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अगर उसने पहले ही दूसरा टेम्ड बीस्ट अनुबंधित नहीं किया होता तो उसे टेमर की अपनी पहचान से पूरी तरह अलविदा कहना पड़ता। वह चिल्लाया, मैं इसे मार डालूंगा। उसने अपने लकड़बग्घा पालित जानवर को आगे बढ़ने का आदेश दिया। झांग त्यान, अपना आपा मत खो। तुम लेवल 40 पर एक और अनुबंध कर सकते हो। हम तुम्हें इससे अच्छा दिलाएंगे। अधेड़ गरजा और उसे पीछे खींच लिया। एक और व्यक्ति ने अपने शेर पालित जानवर को आगे भेजा ताकि वह मुख्य हमला कर सके। अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके टेम्ड बीस्ट्स को चोट लगेगी या नहीं। जब तक वे मर नहीं जाते, चोटें वापस जाकर जल्दी ठीक हो सकती थीं। मध्यम आयु के आदमी ने महसूस किया कि सही समय लगभग आ गया है। उसने एक विशाल मकड़ी को बुलाया, जिसने पंखों वाले भेड़िया राजा पर रेशमी धागे फेंकने शुरू कर दिए। भेड़िया राजा मकड़ी के जाले में लिपट गया और खुद को छोड़ा नहीं सका। वह रेशम बेहद चिपचिपा था। जितना अधिक वह संघर्ष करता, वह उतना ही कसता जाता। पंखों वाले भेड़िया राजा को काटने से कई और घाव लगे। भेड़िया राजा मुसीबत में है। लगता है कि वह गिरने ही वाला है। लिन छिंगशुई ने तनाव के साथ देखा।
उसी समय रक्त पिपासु दानव मच्छर ने पाचन पूरा कर लिया और अपना स्तर बढ़ा लिया। लिए ने टैलेंट फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्लिक किया और उसके शरीर के गुण फिर से बढ़ गए। जल्दी मत करो, भेड़िया राजा इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। अभी कुछ भी करना हमें तुरंत मरवा देगा। लिए को पूरा यकीन था कि पंखों वाला भेड़िया राजा अभी हारा नहीं है। वह सही था। अगले ही पल पंखों वाले भेड़िया राजा ने जोरदार हुंकार भरी। उसका शरीर तेजी से फूलने लगा। उसने अपना जबड़ा चौड़ा खोला और हवा की धारदार ब्लेडों की बौछार छोड़ दी। करीब से लड़ रहे पालतू जानवरों के पास इतनी दूरी पर बचने की कोई जगह नहीं थी। एक ही पल में वे ब्लेड से कट गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। मध्यम आयु के व्यक्ति का चेहरा डर से काला पड़ गया। उसने मकड़ी को और ज्यादा झाला छोड़ने का आदेश दिया। पंखों वाला भेड़िया राजा उस जोरदार हमले के बाद और भी ज्यादा कमजोर हो गया था। उसने अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन आसमान में मंडरा रहा बाज ठीक इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत झपट पड़ा। उसके पंजे पंखों वाले भेड़िया राजा के सिर की ओर बढ़े। अगर वह हमला सफल हो जाता तो पंखों वाला भेड़िया राजा उसी समय मर जाता, लेकिन पंखों वाले भेड़िया राजा ने इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था। उसने तेजी से अपना सिर घुमाया और बाज के पंजों को काट लिया। बाज ने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद शिकार बन जाएगा। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह पंखों वाले भेड़िया राजा के सामने टिक नहीं सका। कुछ ही कांटों में उसकी जान ले ली गई। लेकिन उसी पल पंखों वाले भेड़िया राजा ने उड़ती हुई रेशमी धागों को नहीं देखा। वह सीधे उन धागों में लिपट गया और हिल भी नहीं सका। पंखों वाले भेड़िया राजा ने गुस्से में दहाड़ लगाई और रेशम को काटने के लिए बार बार ब्लेड छोड़े, लेकिन रेशम पहले ही उसके शरीर से चिपक चुका था, जिससे उसकी हरकतें बहुत सीमित हो गई थीं। वह पूरी तरह से बंध चुका था। अब देखता हूँ तुम कहाँ भागते हो, अधेड़ उम्र के आदमी ने बड़ी संतुष्टि के साथ कहा। भेड़िया राजा फंस चुका था। उसने अभी अभी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। आदमी ने तुरंत सभी पालतू जानवरों को हमले का आदेश दिया, पर उसने नहीं देखा कि एक मच्छर पीछे से आ रहा है जो अचानक उसकी गर्दन में घुस गया। वह हैरान रह गया और मच्छर मारने के लिए हाथ उठाना चाहा, पर हाथ नहीं उठा। उसने चिल्लाना चाहा, पर गला सुन्न था, आवाज ना निकली। बाकी टेमर्स का ध्यान पंखों वाले भेड़िया राजा पर था। किसी ने नहीं देखा कि पीछे से उनके साथियों पर हमला हो रहा है। वार करने के बाद खून की प्यासी राक्षसी मच्छर तुरंत मकड़ी वाले पालतू जानवर की ओर उड़ गई। मकड़ी का झाला पंखों वाले भेड़िया राजा के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी हरकतों को रोकने के लिए जोर लगा रहा था। वह अपने पास आती खून की प्यासी राक्षसी मच्छर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उसे लगा कि एक मच्छर उससे कोई खतरा नहीं पैदा कर सकता, लेकिन उसे क्या पता था कि मच्छर का मुखांग आसानी से उसकी रक्षा को भेद सकता है। एनेस्थेटिक बहुत तेजी से इंजेक्ट कर दिया गया। उस पल में खून की प्यासी राक्षसी मच्छर खुद से बेहद खुश थी। एक मच्छर के लिए मकड़ी को गिरा देना वाकई में शेखी बघारने लायक उपलब्धि थी। एनेस्थेटिक दिए जाने के बाद मकड़ी की गतिशीलता तेजी से गिर गई। खून की प्यासी राक्षसी मच्छर ने और भी कई जगहों पर तेजी से एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर दिया। मकड़ी ने जल्दी ही अपनी चलने फिरने की क्षमता खो दी। अब वह न तो जाला बना सकती थी और न ही उसके पास पंखों वाले भेड़िया राजा को रोकने की ताकत बची थी। मकड़ी के अब उसे न रोक पाने से पंखों वाला भेड़िया राजा फिर से कुछ हद तक आजाद हो गया और अन्य पालतू जानवरों के खिलाफ लड़ाई करने लगा। अब भी लड़ाई में लगे टेमर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वे तुरंत उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर मुड़े और चिल्लाए, क्या हो रहा है? मकड़ी को और जोर लगाने के लिए कहो, हम लगभग सफल हो ही गए थे। अचानक यह हमें धोखा क्यों दे रही है? लेकिन इसके बजाय उन्होंने देखा कि एक मच्छर सीधा उनमें से एक के चेहरे की ओर उड़ता हुआ गया और उसमें घुस गया। एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर दिया गया। फिर एक आग का गोला उसके चेहरे पर ही फट गया। जो आदमी बोल रहा था वह अपने चेहरे पर हैरान परेशान भाव के साथ गिर पड़ा। बाकियों को आखिरकार समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने जोर से चिल्लाकर अपने साथियों को चेतावनी दी, हम पर हमला हो रहा है। ये सुनते ही उन्होंने तुरंत अपने पालतू जानवरों को बुला लिया ताकि खुद को बचा सकें। पंखों वाले भेड़िया राजा पर दबाव अचानक बहुत कम हो गया। उसने इस मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से पलटवार करने लगा। पंखों वाला भेड़िया राजा जानता था कि आज शायद बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने भागने का विचार पूरी तरह छोड़ दिया। उसने ठान लिया कि वह अपने सामने मौजूद हर इंसान और पालतू जानवर को मार डालेगा। उसका स्वभाव पूरी तरह से हिंसक हो गया था। खून की प्यासी राक्षसी मक्खी ने फुर्ती और सटीकता से हवा में कौशल हमलों से खुद को बचा लिया। पलक झपकते ही वह जंगल में गायब हो गया, जिससे दुश्मन के पालतू जानवरों के लिए उसका पीछा करना असंभव हो गया। समूह के लोग गुस्से में अपने पैर पटक रहे थे। यह किस प्रकार का पालतू जानवर था? बस एक मच्छर। इसमें इस तरह की शक्ति कैसे आई? वहां कौन है? सामने आओ, छिपना बंद करो। हम हान कबीले से हैं। तुम जानते हो हान कबीले के दुश्मनों का क्या अंजाम होता है। वे चिल्लाए, गालियां दी और धमकियां दी ताकि जो भी उन पर हमला कर रहा था वह पीछे हट जाए। लिए ने ठंडी हंसी छोड़ी। हम खास तौर पर तुम हान कबीले वालों के लिए ही यहाँ आए हैं। उसने लिन छिंगशुए को बुलाया और वे साथ में आगे बढ़े। 3 पूंछ वाली लोमड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 3 आग के गोले और हवा की धारियों ने उन पर हमला किया। लिए का मच्छर पीछे से उनके पालतू जानवरों को निशाना बना रहा था, जिससे भेड़िया राजा को मदद मिली। जैसे ही कोई जानवर मिज के काटने से सुस्त पड़ता, भेड़िया राजा उसे दबोचकर उसकी कमजोर जगह पर काट लेता।
अपने पालतू जानवरों को एक के बाद एक गिरते हुए देखकर हान कबीले के लोग निराश हो गए थे। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने उन्हें जकड़ लिया। वे हमलावर से नहीं निपट पा रहे थे। हान कबीले का सामना करने की हिम्मत कैसे हुई? अपना नाम बताओ। अगर हिम्मत है तो सामने आओ और हमसे आमने सामने लड़ो। छुप कर वार करना बंद करो। लेकिन लिए और लिन छिंगशुए छुपे रहे, अपने पालतू जानवरों के हमलों का निर्देशन छुपकर करते रहे। जल्द ही किसी ने 3 पूंछ वाली लोमड़ी को पहचान लिया। हैरानी से बोले, यह लिन कबीले का पालतू जानवर है। वह 3 पूंछ वाली लोमड़ी लिन कबीले की सबसे बड़ी बेटी लिन छिंगशुए की है। हमारा लिन कबीले से कोई झगड़ा नहीं है। वह हमारे खिलाफ क्यों आ रही है? बाकी लोग सच में डर गए थे। हाइचेंग में लिन कबीला उनके हान कबीले से भी ज्यादा ताकतवर था। उसका इस तरह अचानक उन पर हमला करना, क्या लिन कबीला हान कबीले के खिलाफ कदम उठा रहा था? वे पूरी तरह से असमंजस में थे। लिन और हान कबीले शुरू से ही हाइचेंग में प्रतिद्वंद्वी थे, बस ऊपर ऊपर की शांति बनाए रखते थे। अपने पालतू जानवरों को एक एक कर मरते देख वे जानते थे कि अगर अब नहीं भागे तो उन सब की यहाँ मौत हो जाएगी। एक आदमी ने जल्दी से अपने साथियों से कहा, मैं इन्हें रोकता हूँ, बाकी सब भाग जाओ। इसे परिवार तक पहुंचा दो। लिन कबीला हमारे खिलाफ कदम उठा रहा है। ली ये बस ठंडे स्वर में हंस पड़ा। अब भागने के बारे में सोचने का समय बहुत देर हो चुका था। उसने मच्छर को इशारा किया कि वह आगे उड़कर घात लगाए। खुले मैदान में खून की प्यासी राक्षसी मच्छर अपनी पूरी ताकत में नहीं थी, लेकिन जंगल के भीतर यह घात लगाने के लिए आदर्श जगह थी। दुश्मन को पास आते देख ली ये अचानक हरकत में आ गया। एक लात में उसने एक आदमी को उड़ाकर फेंक दिया। फिर उसने उस आदमी के पालतू जानवर पर मुक्का मारा, लेकिन टक्कर से उसका हाथ सुन्न हो गया। रक्षा इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ना असंभव था। लिए तुरंत पेड़ों के बीच वापस छिप गया, दर्द से कराहते हुए। अब मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। हान कबीले की अंतहीन खोज अब तुम्हारे पीछे आने वाली है। धमकी उसके मुंह से पूरी तरह निकली भी नहीं थी कि वह वहीं जड़ हो गया। खून की प्यासी दानवी मच्छर पहले ही उसके पीछे उड़कर उसे सुन्न कर चुकी थी। जब उन सब का काम तमाम हो गया, लिए ने बिना झिझक आदेश दिया। खून की प्यासी दानवी मच्छर ने फायरबॉल का इस्तेमाल कर उन्हें जला डाला ताकि कोई सबूत न बचे। पालने वाले के आदेश न मिलने पर पालतू जानवर के हमले बेतरतीब हो गए। पंखों वाला भेड़िया राजा ने उन्हें एक एक कर मार डाला। तब तक पंखों वाला भेड़िया राजा खुद अपनी ताकत के आखिरी छोर पर पहुंच चुका था। वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। चाहे जितना भी संघर्ष कर ले, अब वह फिर से उठ नहीं सकता था। लिए और लिन छिंगशुए उसके सामने प्रकट हुए। वे पास नहीं गए। आखिरकार यह एक भेड़िया राजा था। उसका मरते मरते किया गया पलटवार आसानी से उन्हें मार सकता था, लेकिन वे देख सकते थे कि पंखों वाले भेड़िया राजा की आंखों में विनती भरी हुई थी। ली ये समझ गया कि वह क्या सोच रहा था और बोला, चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी पंखों वाले भेड़िया राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि उन सभी दुश्मनों को हराना केवल उनकी मदद से ही संभव हो पाया था, इसलिए उसने उन पर भरोसा किया। फिर भी ली ये बहुत सतर्क रहा। उसने खून की प्यासी राक्षसी मच्छर को उड़ाकर यह पुष्टि करवाई कि पंखों वाले भेड़िया राजा की सांसें थम चुकी हैं। तभी वह पूरी तरह से शांत हुआ और मच्छर को खून पीने दिया। भेड़िया राजा की लेवल 40 से ऊपर थी और एक बॉस स्तरीय अस्तित्व होने के नाते उसकी रक्त रेखा की रैंक असाधारण रूप से ऊंची थी। हर बार पिल्लों के खून से 4 गुना ज्यादा शक्ति मिलती। खून पीने से न केवल स्तर बढ़ेगा बल्कि ब्लड लाइन भी बेहतर होगी। भेड़िया राजा गया, जल्दी पिल्लों को निकालो। ठीक है। लिन छिंगशी अपनी उत्तेजना को मुश्किल से ही रोक पा रही थी। ये दुर्लभ पालतू जानवरों के पिल्ले थे। अगर इन्हें अनुबंधित किया जा सके तो मेरा परिवार 2 उत्कृष्ट शक्तिशाली योद्धा पाल सकता है। दोनों गुफा में गए और पिल्लों को बाहर ले आए। लिए ने कहा, मुझे पिल्लों की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे हैं, मुझे भेड़िया राजा का शव दे दो। लिन छिंगशी ने कहा, ये सही नहीं है, मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे बिना मैं इतने लोगों का सामना कभी नहीं कर पाती। सब कुछ तुम्हारा होना चाहिए, और चूंकि तुम्हें पिल्लों की जरूरत नहीं है तो मैं उन्हें तुमसे खरीद लूंगी। तुम बहुत औपचारिक हो रही हो। हम एक टीम है, जो भी हमें मिलता है हम बराबर बांटते हैं, या फिर तुम मुझे दोस्त नहीं मानती। रक्त पिपासु दानव मच्छर ने वाकई में बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन लिन छिंगशी की मदद के बिना यह सारी फसल संभव ही नहीं थी। लिन छिंगशी ने कुछ पल सोचा, फिर अपना भंडारण कंगन उतारकर दृढ़ता से लिए के हाथों में रख दिया। चूंकि तुमने कहा कि हम सब कुछ बराबर बांटेंगे तो यह सब तुम्हारा है। 2 पंखों वाले वुल्फ किंग के पिल्ले मिलना ही मेरे हिस्से से कहीं ज्यादा है। लिए पूरी तरह से हैरान रह गया। सिर्फ भंडारण कंगन ही एक बड़ी दौलत के बराबर था। वह उसे हर एक चीज क्यों दे रही थी? लिन छिंगशी ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि 2 पंखों वाले वुल्फ किंग के पिल्लों की क्या कीमत है? ये ए रैंक के उड़ने वाले पालतू जानवर बड़े होकर हमारे कबीले के लिए 2 सर्वोच्च योद्धा बनेंगे। मेरे पिता इस सौदे को तुरंत मंजूरी देंगे। ली ये और मांगने ही वाला था, पर उसने मौका देखकर उसे और संसाधन दे दिए। लिए को ऐसी बातों से कोई झिझक नहीं थी। उसे सच में बहुत सारे संसाधनों की जरूरत थी। उसने तुरंत सहमति जताई और कहा, तो फिर मैं आभार पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मुझे ही आभारी होना चाहिए। सच कहूँ तो यह टीम हंट मेरे लिए बेहद फायदेमंद रहा है। न सिर्फ मुझे 2 पंखों वाले वुल्फ किंग के पिल्ले मिले, बल्कि 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने भी बड़ी संख्या में जल तत्व के क्रिस्टल कोर इकट्ठा किए। मुझे विश्वास है कि 3 पूंछ वाली लोमड़ी के फिर से विकसित होने में अब बस समय की बात है। जब दोनों शहर लौटे तो वे अपने अपने रास्ते चले गए। लिए को स्कूल के हॉस्टल में ही रहना था।
लिन छिंगशी घर चली गई। ली ने उच्च स्तरीय शवों को मिज के लिए रखकर बाकी सामान बेचने का सोचा। वह तुरंत एडवेंचर्स गिल्ड गया, जहां एडवेंचरर पंजीकरण, मिशन और व्यापार की सुविधा थी। ये योद्धाओं और टेमरों के लिए सबसे तेजी से पैसे कमाने की जगह थी। अत्यधिक मुनाफा होने का मतलब था अत्यधिक जोखिम भी, लेकिन इससे मिशन लेने के लिए किसी का उत्साह कम नहीं होता था। वह बिक्री काउंटर पर पहुंचा। एक मीठी मुस्कान वाली महिला कर्मचारी ने उसे आगे बढ़कर अभिवादन किया। नमस्ते, कुछ बेचना है? ली ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ शिकार बेचना है। दिखाइए, हम सही दाम देंगे। ठीक है, कहकर ली ने स्टोरेज पाउच से 2 जंगली सुअर निकालकर जमीन पर रख दिए। महिला कर्मचारी बहुत खुश हुई। ये सबसे ज्यादा बिकने वाले सामान थे। सींग हथियार बनाने की सामग्री थी और मांस एक प्रीमियम सामग्री थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये दोनों यूनिकॉर्न जंगली सुअर बिल्कुल सही हालत में थे। साफ तौर पर एक ही निर्णायक वार में मारे गए थे। बिना किसी शक के ये उच्च स्तरीय सामान थे। उसने तुरंत एक पेशेवर मूल्य बताया। दोनों यूनिकॉर्न जंगली सुअर मिलाकर कुल 9,500 होते हैं। क्या यह स्वीकार्य है? ली ने कहा। कोई समस्या नहीं। महिला कर्मचारी ने कहा, बहुत बढ़िया, कृपया मुझे अपना खाता नंबर दें, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ली ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। रुकिए, मेरे पास और भी सामान है। ये सुनकर महिला कर्मचारी की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। जितना अधिक सामान उसे मिलता, उसका बोनस उतना ही बढ़ता। उसकी सेवा तुरंत पहले से भी अधिक गर्मजोशी भरी हो गई। आप वाकई काबिल हैं, कृपया बाकी सामान भी निकालिए। ली ने इधर उधर देखा और हिचकिचाते हुए कहा, यह जगह छोटी लग रही है, शायद सब यहाँ नहीं समाएगा। महिला कर्मचारी उलझन में दिखी। उसने उनके चारों ओर की जगह पर नजर डाली। जगह तो पूरी तरह से खुली खुली लग रही थी। उसने अपनी पेशेवर मुस्कान दी। चिंता मत कीजिए, हमारे पास समर्पित हैंडलर हैं। चाहे जितना भी सामान हो, हम उसे गिनते और परखते हुए आगे बढ़ा देंगे। पास ही मिशन जमा कर रहे एक व्यक्ति ने तिरस्कार से कहा, घटिया है, ये सब बस महिला कर्मचारी को रिझाने के लिए है। महिला कर्मचारी को थोड़ी असहजता महसूस हुई। उस व्यक्ति ने काफी ऊंची आवाज में बात की थी। ऐसा दिखावा करना लगभग नामुमकिन था कि उसने सुना ही नहीं। ये सच था कि कई लोग उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातें करते थे। वे ग्राहकों को अच्छा महसूस कराने के लिए उनका साथ दे देते थे, लेकिन अगर कोई इसे खुलकर कह दे तो ग्राहक आसानी से नाराज हो सकता है। ली ने उस व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने वे सभी रेन चाइम मेंढक निकाल लिए जिन्हें उन्होंने शिकार किया था। एक ही पल में रेन चाइम मेंढक काउंटर के सामने की खुली जगह में छोटे से पहाड़ की तरह जमा हो गए। एक मोटा अनुमान लगाया जाए तो यह संख्या 100 से कम नहीं थी। महिला कर्मचारी की आंखें फटी रह गईं। उसने मुंह पर हाथ रख लिया। वह हैरान थी। आसपास के लोग भी दंग रह गए। सबके मुंह खुले थे, खासकर वह व्यक्ति जो मजाक उड़ा रहा था। वह शर्मिंदा हो गया। उसने लिए को एक साधारण छात्र समझा था जो ज्यादा ताकतवर नहीं दिखता था। उसके लिए ऐसे व्यक्ति का महिला कर्मचारी के सामने दिखावा करना हास्यास्पद था, पर उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अभी अभी पालतू जानवर से अनुबंधित हुआ कोई व्यक्ति इतने सारे लक्ष्य मार चुका होगा। शायद वह किसी बड़े कबीले का युवा वारिस था या फिर माल बेचने वाली किसी टीम का हिस्सा। टीमें अक्सर ऐसे निशान पहनती हैं जिससे उनकी पहचान साफ दिखती है। हाइचेंग के बड़े कबीले से होने पर लोग उसे तुरंत पहचान जाते, लेकिन ली ये इन दोनों में से किसी भी विवरण में फिट नहीं बैठता था। देखने वाले लोग अचानक हकीकत में लौट आए। आश्चर्य की आवाजें उठने लगीं। हे भगवान, ये लेवल 10 के रेन चाइम मेंढक हैं और रेन चाइम मेंढक झुंड में रहने वाली प्रजाति है। इतने सारे मेंढकों का शिकार करना कोई छोटी बात नहीं है। ये व्यक्ति किस टीम से है? ये कोई पहचान चिन्ह क्यों नहीं पहन रहे हैं? इतने सारे रेन चाइम मेंढक, लगता है इन्होंने इस इलाके की पूरी आबादी ही खत्म कर दी। ये तो खुद में एक खजाना है। क्या उनकी टीम में शामिल होने का कोई मौका है? अगर ऐसा हो जाए तो आगे से मुझे अकेले थकाऊ शिकार नहीं करना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में जाकर पूछूंगा, शायद वे सच में नए सदस्यों की तलाश में हो। ली का खुद पर ध्यान आकर्षित करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अभी भी स्तब्ध महिला कर्मचारी से कहा, कृपया जल्दी से गिनती शुरू करें, मेरे पास अभी और भी हैं जो बाहर नहीं आए हैं। मैं तुरंत मूल्यांकन विशेषज्ञों को बुलाती हूँ। कोई एक व्यक्ति अकेले इतना सब संभाल ही नहीं सकता। कई पुरुष कर्मचारी वहां आए और जब उन्होंने रेन चाइम मेंढकों को देखा तो वे भी उतने ही हैरान रह गए। उन्होंने कभी किसी को एक बार में इतनी सारी चीजें लाते नहीं देखा था। आम शिकार टीमों की ऐसी असाधारण वापसी बहुत कम ही होती है। बड़े दल अक्सर ऊंचे स्तर के राक्षसों को मारना पसंद करते हैं। रेन चाइम मेंढकों का शिकार करना काफी महंगा और घाटे का सौदा था। ली ने यह कैसे किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो यह सिर्फ एक व्यापार था। उन्होंने जल्दी ही गिनती का काम शुरू कर दिया। ली तुरंत ही एडवेंचर्स गिल्ड के एक बड़े ग्राहक बन गए थे। महिला कर्मचारी ने उनकी बहुत देखभाल के साथ सेवा की, यहाँ तक कि उनके लिए खास तौर पर एक कुर्सी भी ले आई। गिनती में थोड़ा समय लगेगा, कृपया धैर्य रखें। हुई असुविधा के लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ली ने इस व्यवहार को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने आराम से अपनी चाय की चुस्की ली और कहा, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से कीजिए। महिला कर्मचारी ने आखिरकार राहत की सांस ली और कुछ हद तक सहज हो गई। रेन चाइम मेंढक भी एक अत्यधिक बिकाऊ वस्तु थे। उनकी खाल, बैग और जूते बनाने के लिए एक बेहतरीन सामग्री थी और यहाँ तक कि कुछ निम्न स्तरीय कवच बनाने में भी इस्तेमाल की जा सकती थी। उनका मांस बेहद स्वादिष्ट था, चाहे उसे भूनकर बनाया जाए या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाए। दोनों ही तरह से यह एक प्रीमियम पाक सामग्री थी।
वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि लिए के पीछे एक बड़ा और शक्तिशाली शिकारियों का दल है। अगर वह उनके साथ अच्छे संबंध बना सके तो यह गिल्ड के लिए काफी मुनाफा ला सकता था। उसने जल्दी से यह स्थिति अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट कर दी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी जल्दी आता हुआ दिखाई दिया। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थीं। महिला कर्मचारी ने तुरंत उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। वह तुरंत समझ गया और तेजी से लिए के पास आया। अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, नमस्ते, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ, ली कियांग। इस स्तर के व्यक्ति द्वारा स्वागत किया जाना केवल फायदेमंद ही था। लिए खड़ा हुआ और उसका हाथ मिलाते हुए बोला, मैं ली ये हूँ, हैचेंग हाई स्कूल का छात्र। हालांकि ली कियांग ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन इतनी सारी रेनचाइम मेंढकों को देखकर वह फिर भी चौंक गया। ली कियांग ने जिज्ञासा से पूछा, इतनी सारी रेनचाइम मेंढकों का शिकार करने के लिए जरूर यह एक समन्वित टीम प्रयास रहा होगा, है ना? ली ये ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। ली कियांग ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने एक कार्ड निकाला और कहा, आपकी शिकार क्षमता को देखते हुए गिल्ड आपको एक गोल्ड मेंबर कार्ड देना चाहती है। अब से यहाँ बेची गई सभी वस्तुओं पर आपको कीमत का अतिरिक्त 10% मिलेगा। इसके अलावा हमारी गिल्ड से खरीदी गई किसी भी वस्तु पर आपको 10% की छूट मिलेगी। ये खबर सुनकर लिए सचमुच बहुत खुश हुआ। ये तो बहुत अच्छा सौदा था। इतना पैसा कौन ठुकराएगा? और अगर भविष्य में उसे कभी हथियार और उपकरण खरीदने की जरूरत पड़ी तो वह अच्छी खासी रकम बचा लेगा। लिए ने आगे बढ़कर इसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद, ली कियांग ने कहा। कोई बात नहीं, आप जैसे ग्राहक हमारे लिए वरदान हैं। लिए ने सीधे सीधे पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि आज मैं जो सामान बेच रहा हूँ उसे सदस्य दर पर बेचा जा सकता है? इतनी बड़ी कमाई में अतिरिक्त 10% भी एक महत्वपूर्ण रकम बन जाती है। ये तो स्वाभाविक ही है। इस पल से आप हमारे सबसे प्रतिष्ठित गोल्ड सदस्य हैं। उम्मीद है कि आगे भी आप अपना माल गिल्ड में ही लाते रहेंगे। लिए ने सहमति में सिर हिलाया। एडवेंचर्स गिल्ड की कीमतें भले ही निजी सौदे जितनी न हो, लेकिन इससे कहीं और खरीदार ढूंढने की मेहनत बच जाती है। ये पूरी तरह से इसके लायक था। वे बातें करते रहे। ली कियांग ने लिए की पृष्ठभूमि जानने की कोशिश की, पर लिए ने कुछ खास नहीं बताया और सावधानी से बचता रहा। ली कियांग मुस्कुराता रहा, लेकिन मन ही मन हंस रहा था। जैसा कि उसे संदेह था, उसके सामने खड़ा यह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इतना बड़ा शिकार करने वाले की पृष्ठभूमि असाधारण होगी। बातचीत के दौरान ली कियांग और भी विनम्र हो गया। ऐसे ग्राहक से अच्छा व्यवहार जरूरी था। वह भविष्य में बहुत बड़ा व्यापार लेकर आएगा। जब लगभग सभी रेनचाइम मेंढकों की गिनती और छंटाई हो गई तो लिए ने हाथ हिलाया और एक और ढेर रेनचाइम मेंढकों का प्रकट हो गया, जो पहले से भी बड़ा था। यह देखकर सभी पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे। उनका पिछला अनुभव अद्भुत था। किसी ने सोचा न था कि जो निकाला गया वह तो बस शुरुआत थी। आखिर कुल मिलाकर कितने रेनचाइम मेंढक शिकार किए गए थे? क्या उन्होंने उस पूरे दलदल में एक भी रेनचाइम मेंढक नहीं छोड़ा? सामान्यतः इतनी ताकत वाला कोई व्यक्ति तो और भी ऊंचे स्तर के राक्षसी जीवों का शिकार करने के लिए उन्नत क्षेत्रों में जाता। क्या रेनचाइम मेंढकों का शिकार करने के पीछे कोई और मकसद था? जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही देर में किसी ने देखा कि हर रेनचाइम मेंढक का सिर फटा हुआ था और उनके क्रिस्टल कोर पहले ही निकाल लिए गए थे। अब यह साफ हो गया कि लिए ने रेनचाइम मेंढकों का शिकार क्यों किया था। वह दरअसल जल तत्व के क्रिस्टल कोर के पीछे था। किसी ने कहा, रेनचाइम मेंढक भले ही निम्न स्तर के हों, लेकिन उनसे जल तत्व के क्रिस्टल कोर तो मिल ही सकते हैं। जरूर किसी संबंधित कार्य के लिए उन्हें ठेका मिला होगा, जिसमें मेंढकों की असली कीमत से ज्यादा दाम मिल रहा होगा। इसी वजह से उन्होंने उच्च स्तरीय टीम भेजकर सारे रेनचाइम मेंढकों का सफाया कर दिया। इन बातों को सुनकर ली ये की ओर उठती निगाहों में और भी ज्यादा श्रद्धा भर गई। इस दुनिया में ताकत ही सम्मान दिलाती थी। हालांकि उन्हें लगता था कि ली ये खुद बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन इतनी शक्तिशाली टीम के समर्थन से उसका भविष्य असीमित था। ली कियांग और महिला कर्मचारी ने एक दूसरे की ओर खुशी भरी नजरों से देखा। आज उन्होंने जबरदस्त कमाई की थी। इस एक व्यक्ति द्वारा लाया गया माल ही उनकी कई दिनों की आमदनी के बराबर था। हान चेन खुद भी अभी अभी शिकार से लौटा था। उसके साथ उसके कुछ अनुयायी भी थे। उसका इरादा था कि जिन सामानों की उसे जरूरत नहीं है उन्हें बेच दे। उसके चेहरे पर बेहद संतुष्ट भाव था। आज हमने कई अच्छे स्तर के राक्षसी जानवर मारे हैं। कुछ काम की चीजें मैं लड़कों में इनाम के तौर पर बांट दूंगा, बाकी बेच दूंगा। अनुयायियों के होने का फायदा भी यही है और वे इसके लिए मुझसे और भी ज्यादा आभारी होंगे। हान चेन को जहां भी वह जाता भीड़ से घिरे रहने का एहसास बहुत पसंद था। युवराज हान का पालतू जानवर कमाल का है। अपने स्तर से ऊपर के राक्षसी जानवरों को आसानी से मार देता है। लू यान के फायरबर्ड पालतू जानवर के साथ मिलकर आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता। युवराज हान का पालतू जानवर बहुत तेजी से स्तर बढ़ाता है। हम तो उसके साथ भी नहीं चल पाते। यही तो ए रैंक पालतू जानवर की पहचान है। युवराज हान के साथ शिकार करना सबसे अच्छा है। हमारे जानवर बिना किसी खतरे के स्तर बढ़ा लेते हैं। युवराज हान और लुयान सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ तक कि आपके पालतू जानवर भी एकदम सही जोड़ी हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब युवराज हान हैचिंग हाई स्कूल के सबसे ताकतवर योद्धा बन जाएंगे। अपने सभी अनुयायियों से तारीफें सुनकर हान चेन सच में बहुत खुश था, खासकर जब उसके साथ खूबसूरत लुयान भी थी। वह जहाँ भी जाता प्रशंसा भरी निगाहें उसका पीछा करती। उसका घमंड पूरी तरह संतुष्ट हो गया था। वह आज सामान बेचने और अपनी पहचान दिखाने आया था ताकि सब जान सकें कि वह कौन है।
लेकिन जब वह अंदर आया तो उसने देखा कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा हैं और बार बार हैरानी की आवाजें आ रही हैं। उसे यह अजीब लगा। आखिर ऐसा क्या है जो इतने लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है? आगे क्या हुआ है? सभी लोग इस तरह क्यों इकट्ठा हुए हैं? चलो चलकर देखते हैं। हन चेन पहले से ही नाखुश था। किसी ने वास्तव में उसकी चमक चुराने की हिम्मत की थी। उसे इसे वापस पाने का कोई तरीका निकालना ही था। उसे पूरा भरोसा था कि जैसे ही वह अपना सामान निकालेगा सब लोग दंग रह जाएंगे। हन चेन आगे बढ़ा। उसके सामने का दृश्य सचमुच चौंकाने वाला था। रेनचाइम मेंढक एक छोटी सी पहाड़ी की तरह ढेर लगे थे। कमरे की हर नजर एक ही व्यक्ति पर टिक गई थी। वह लिए था। इतने सारे लोगों में से किस्मत ने सच में उन्हें एक साथ ला खड़ा किया था। हनचेन ने दांत पीस ली। जब हनचेन ने सुना कि लिए ने लिन छिंगशुए के साथ मिलकर शिकार पर जाने की योजना बनाई है तो वह गुस्से से भर गया था। उसने लिए से लू यान को छीन लिया था और अब ली ये उसके मुकाबले और भी खूबसूरत लड़की के साथ था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। बेशक उसने इस विचार का मजाक उड़ाया था। उसे एक पल के लिए भी यह विश्वास नहीं था कि लिन छिंगशुए, जो बर्फ जैसी ठंडी देवी थी, उसे कभी भी उस निकम्मे में कोई दिलचस्पी होगी जिसे मच्छर ने काट लिया था। शायद यह सिर्फ एक संयोग था कि दोनों एक दूसरे से टकरा गए और कुछ बातें कर लीं और फिर अफवाह वहीं से फैल गई। फिर भी इससे वह लिए को और भी ज्यादा नापसंद करने लगा। लिए तो वह इंसान था जिसे वह खुद पीछा करने की हिम्मत भी नहीं करता था। वह अपनी देवी से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या वह इसके लायक भी था? लेकिन उसके सामने जो दृश्य था वह उसकी समझ से बाहर था। ये सारी रेनचाइम मेंढक लिए के ही थे। चाहे वह माने या न माने, लिए निस्संदेह कमरे का केंद्र बिंदु था। एक महिला कर्मचारी पास ही खड़ी होकर उसकी सेवा कर रही थी। लिए के बगल में जो आदमी था उसे वह पहचानता था। वह गिल्ड का मैनेजर था। ये सब क्या हो रहा था? इन सारे रेनचाइम मेंढकों का शिकार किसने किया था? हन चेन खुद को यह सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। लुयान का चेहरा भी बहुत बिगड़ गया। उसने लिए से रिश्ता तोड़ लिया था सिर्फ तभी जब लिए दुखी होता। वह महसूस कर सकती थी कि उसने जो फैसला लिया वह सही था, लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। अगर ये सारे रेनचाइम मेंढक लिए बेच रहा था तो उनकी कीमत कितनी होगी? पास ही किसी ने हन चेन को बताया कि ये सारी चीजें लिए की हैं जो बिक रही हैं। उनकी आवाज में साफ साफ जलन झलक रही थी। जैसे ही हन चेन ने यह सुना उसके दिमाग में तुरंत एक निष्कर्ष बन गया। उसे पूरा यकीन था कि वह पूरी स्थिति समझ गया है। उसे यकीन नहीं था कि लिए ने खुद इतने रेनचाइम मेंढक पकड़े हैं। आखिर लिए ने तो सिर्फ एक मच्छर पाला था। एक बेकार टेमर इतने शिकार कैसे कर सकता है? अगर वह खुद टीम लाता तो भी एक को पकड़ना मुश्किल होता। रेनचाइम मेंढक आसान शिकार नहीं थे और लिए का परिवार शुरू से ही बेहद गरीब था। उसके पास न तो कोई जान पहचान थी और न ही पैसे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह किसी टीम को शिकार के लिए किराए पर ले सके। अब सिर्फ एक ही संभावना बचती थी। ये सारे रेनचाइम मेंढक लिए ने चुराए थे।